अब आपको चैप्टर 1, 2 और 13 भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह। 11, 12 भी आता है। तो अब तो रही कुछ नहीं गया पीछे। 14 करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी कहानी। खैर 14 को 2 दिन में स्प्रेड करेंगे। आपको याद होगा हमने 14 को देखा था कि 14 में चीज़ें किस किस तरह से थी, स्प्रेड हुई थी चीज़ें। शुरू करते हैं। आज हमारा टारगेट है 700 सीरीज़। 700 सीरीज़ अपने अंदर एक 10 से 15 नंबर का पोर्शन है, उसके साथ एक छोटा सा वो चैप्टर 15 का एरिया भी है। तो आज हम वो 10 से 15 नंबर के एरिया पे बात करेंगे। 700 सीरीज बात करती है ऑडिट फाइनलाइजेशन की, ऑडिट की रिपोर्टिंग की, कि ऑडिट जब फाइनल हो रहा होगा तो एंड पे आप रिपोर्ट किस तरह से देंगे, रिपोर्ट के क्या कंटेंट्स होंगे, चीज़ें किस तरह से होंगी। शुरू करते हैं। ISS 700 रिवाइज्ड, ये एक अनमॉडिफाइड रिपोर्ट को डील करता है। अनमॉडिफाइड रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ? अनमॉडिफाइड क्या मतलब हुआ? जो मॉडिफाइड नहीं है। भाई ने एक आसान सा तर्जुमा किया, बिल्कुल ऐसे ही है। अनमॉडिफाइड जो मॉडिफाइड नहीं है। जो मॉडिफाइड नहीं है इसका मतलब है कि एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट है जिसमें कोई तब्दीली नहीं है। रादर देन के हर ऑडिटर अपने अपने अल्फाज में अपने अपने तरीके से एक ऑडिट रिपोर्ट देता, उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स वर्ड डिफाइन कर दिया। एक बंदा जिसकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है वो बहुत अच्छी इंग्लिश की रिपोर्ट दे देता, जिसकी मठी सी इंग्लिश है हमारी तरह की वो बेचारा टूटी बजी सी एक रिपोर्ट दे देता। किसी की रिपोर्ट में यू एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता, किसी की रिपोर्ट प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा होती। तो उन्होंने कहा कि जब आपने देनी ही साफ रिपोर्ट है, यानी कि जो स्टैंडर्ड हम पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड में अजम्पशन ये है कि एवरीथिंग इज़ गुड और ऑडिटर एक साफ रिपोर्ट देने लगा है। तो जब ऑडिटर ने एक साफ रिपोर्ट देनी है तो उसके एक स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो ISS 700 ये पूरा स्टैंडर्ड रिवॉल्व करता है ऑडिट की रिपोर्ट के क्या कंटेंट्स होने चाहिए और उन कंटेंट्स के वर्ड्स क्या होने चाहिए। तो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट का मतलब है कि एक बनी बनाई रिपोर्ट जिसको आपने उठा के छापा लगा देना होता है। यानी कि जब आप कहते हैं कि जी मैंने साफ रिपोर्ट देनी है, मैं क्या करूं, तो वो कहते हैं भाई ISS 700 में जाओ, वहां एक रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया हुआ है, वो रिपोर्ट को उठा के एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। सारे वर्ड, सारे पैराग्राफ, सारी चीज़ें, बस कुछ जगह जहाँ कंपनी का नाम लिखना है या कुछ और चीज़ें आप उसको चेंज करते हैं और आप एक एज इट इज़ रिपोर्ट हुई हुलाई आप इशू कर देते हैं। तो 700 डील्स विद दैट रिपोर्ट जो कि एक पेट फॉर्मेट है और आप उस फॉर्मेट से नहीं हटेंगे। जब आप फॉर्मेट से नहीं हटेंगे तो इस रिपोर्ट को आप कहते हैं अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट जिसमें कोई तब्दीली नहीं है। ओपिनियन बनाने से पहले आपको क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? जब आप एक साफ ओपिनियन देने जा रहे हैं तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि 3 बातें बड़ी ज़रूरी हैं और तीसरी बड़ी ही मजाकिया बात है। कहते हैं तीसरी बात यह है कि इस ISS ने जो और बातें कही हैं, तो जो और बातें कही हैं वो तो हमने पढ़ी लेनी थी। तो मैं नॉर्मली कहता हूँ कि ये ई रॉन्ग नंबर है, इसको इग्नोर करें। ये 2 काम की बातें हैं। साफ ओपिनियन आपने तब देनी है जब 2 बातें आपकी कंफर्म हो जाए। वो 2 बातें क्या है? नंबर 1, आपका कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, यानी कि अगर कोई छोटी मोटी मिसस्टेटमेंट्स है तो वो मिला के मटेरियल ना हो। और नंबर 2, आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया हो। जब आपको एविडेंस भी सारा मिल गया है, कोई स्कोप लिमिटेशन नहीं है और आपको कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी नज़र नहीं आई, अब जो आप ओपिनियन दे सकते हैं वो साफ ओपिनियन है। तो ऑडिटर एक ओपिनियन फॉर्म करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रेमवर्क के मुताबिक बने हुए हैं। तो 2 बातें क्या हैं? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स मटेरियल नहीं होनी चाहिए, इंडिविजुअली और एग्रीगेटेड। इसको अगर मैं बाय द वे तर्जुमा करूं तो इसका मतलब है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होने चाहिए। तो स्कोप लिमिटेशन नहीं हो। स्कोप लिमिटेशन तब होती है जब आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ना मिल पाए, और दूसरा मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो। ये 2 इश्यूज़ नहीं है तो आप ओपिनियन साफ दे सकते हैं। साफ ओपिनियन देने से पहले आप एक दफ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आखिरी दफ़ा देखें। अभी बिल्कुल एंड की बात हो रही है, सारे ऑडिट प्रोसीजर्स वगैरह से गुजर के आप एक दफ़ा रिपोर्ट को फाइनल देखें और देखें कि क्या उसमें डिस्क्लोजर्स मिल रहे हैं सारे, क्या सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ नज़र आ रही हैं, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फ्रेमवर्क के साथ कंसिस्टेंट है, क्या अकाउंटिंग एस्टीमेट रीज़नेबल लग रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो रेलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल, याद है बचपन में पढ़ी थी इन्फॉर्मेशन के कुछ फीचर्स, वो सब कुछ है। कहीं कोई मुश्किल टर्मिनोलॉजी तो नहीं फाइनेंशियल्स में, क्या फाइनेंशियल्स को पढ़ के समझ आ रही है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, कहीं उसमें कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लिखी हुई जो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। अगर कोई मुश्किल जार्गन है तो क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड क्या इस इतने डिस्क्लोजर्स हैं कि इंटेंडेड यूजर्स को ओवरऑल कंपनी में जो मटेरियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हैं उनका इम्पैक्ट पता लग जाए। कहने का मतलब है कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी मिल गया है,
आपको मटेरियल में स्टेटमेंट भी कोई नहीं है। अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक यूज़र की नज़र से देखें कि क्या एक यूज़र फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के उसको सही से पढ़ के सही से इंटरप्रेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ऑल क्लियर? एक स्टेप आगे चलते हैं। अब आपने ऑडिट रिपोर्ट बनानी है। ऑडिट रिपोर्ट में आपके 14 एलिमेंट्स आते हैं। टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर, अदर इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, सिग्नेचर, ऑडिटर एड्रेस, डेट। ये 14 को इसी तरतीब से याद रखना है। मैंने आपको कहा था कि मैं ऑडिट में नॉर्मली रट्टे के बड़े खिलाफ हूँ। 2 जगह पर रट्टा मार लेना चाहिए। एक अश्योरेंस की जो डेफिनेशन है जो बहुत ही टेढ़ी बांकी करके लिखी हुई है वो याद कर लेनी चाहिए। दूसरा, इसके कंटेंट्स आपको पता होने चाहिए। इन कंटेंट्स में एक ही कंटेंट है जो ज़रा बड़ा है, जिसमें ज़्यादा बातें हैं, बाकियों में छोटी छोटी सी डिस्कशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये शुरू वाले 2 हैं ये स्टार्टिंग एलिमेंट है, टाइटल और एड्रेसी। फिर आपका ओपिनियन का पोर्शन आता है 3 और 4, जिसमें ओपिनियन और ओपिनियन के पीछे क्या साउंड फुटिंग्स थी वो डिस्कस होती हैं। फिर ये 3 स्पेशल एरियाज आ जाते हैं, गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर और अदर इन्फॉर्मेशन। 3 स्पेशल एरियाज इसलिए कि ये हर जगह नहीं होते। गोइंग कंसर्न एक खास केस में ISA 570 बताता है, ये हम लोग कल पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह कि वो क्या होता है। की ऑडिट मैटर एक स्पेशल सिनेरियो जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ रहे होंगे। कुछ खास कंपनियों में कुछ खास बात आपने करनी होती है वो इसमें आती है। अदर इन्फॉर्मेशन ISA 720 एक स्टैंडर्ड है जिसने कहा है कि आप ये वाली इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें। ये हम ना आज पढ़ रहे होंगे ना कल पढ़ रहे होंगे, ये हम अपने सिलेबस में पढ़ ही नहीं रहे होंगे इंशाल्लाह। ISA 720 फाइनल में आप जाके पढ़ेंगे तो ये वाली चीज़ के ऊपर हमारी किताब में डिस्कशन नहीं है। फिर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, मैनेजमेंट की, ऑडिटर की और कुछ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इनके ऊपर बात करते हैं। फिर क्लोजिंग एलिमेंट आ जाते हैं। क्लोजिंग एलिमेंट मतलब साइन शाइन एड्रेस वगैरह और इस तरह की चीज़ें थी। तो इसमें आपका नाम आ जाता है एंगेजमेंट पार्टनर का, ये हमेशा नहीं आता, कुछ खास केस में आता है। साइन, एड्रेस और डेट, तो ये 3 क्लोजिंग एलिमेंट लाजमी होंगे, ये ऑप्शनल है। ये 3 में से ये 2 लाजमी होंगे, ये ऑप्शनल है। ये तीनों के तीनों ऑप्शनल हैं, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और ऊपर वाले चारों लाजमी आने चाहिए। तो कोई भी ऑडिट रिपोर्ट उसमें आप स्टार्टिंग एलिमेंट देंगे, फिर बताएंगे ओपिनियन क्या है, फिर कुछ खास एरियाज का जिक्र करेंगे, फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सप्लेन करेंगे और एंड पे आप सलाम दुआ करके चले जाएंगे। तो दिस स्टैंडर्ड इज ऑल अबाउट ये 14 कंटेंट्स। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले टाइटल। एक अच्छी ऑडिट रिपोर्ट पे टाइटल ऐसा हो जिससे पता लग जाए कि ये ऑडिट रिपोर्ट है। स्टैंडर्ड के अल्फाज हैं कि अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हों तो दूर से आप पहचान सकें कि इनमें से ऑडिट रिपोर्ट कौन सी है। उसका टाइटल ऐसा हो कि दूर से उसको आप शनाख्त कर सकें। ऑडिटर रिपोर्ट हो टाइटल तो भी अच्छी बात है, और अगर इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट हो तो क्या ही कमाल बात है। तो एक अच्छा टाइटल इसका क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। सेकंड, इसमें आता है एड्रेसी। एड्रेसी का मतलब है आप किससे मुखातिब हैं। ऑडिट रिपोर्ट ज़्यादातर शेयर होल्डर्स के नाम पे होती है, ज़्यादातर मेंबर्स के नाम पे होती है, बट अगेन हो सकता है SECP का आपने हमारे नाम पे ऑडिट रिपोर्ट देनी है, हो सकता है किसी खास केस में आपने किसी इदारे के नाम पे रिपोर्ट देनी हो। तो उन्होंने कहा ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन आपको बताएगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये मेंबर्स या शेयर होल्डर्स के नाम पे होती है। डन। फिर आते हैं ओपिनियन के ऊपर। अभी सलाम किया ही था कि फ़ौरन से ओपिनियन पकड़ा दी। ये क्यों? को माहौल बनाएं, कुछ सियाको सबाक क्रिएट करें, कुछ इस तरह से। यूज़र बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, यूज़र बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी रिपोर्ट्स नहीं पढ़ना चाहता। यूज़र को काम की बात चाहिए, यूज़र को जितनी जल्दी उसका काम की इन्फॉर्मेशन दे दें उतना काफ़ी है, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं कि आप बस फ़ौरन से ओपिनियन पकड़ा दें। थोड़ा सा माहौल बना दें, पहले इंट्रोडक्शन दे दें, हेडिंग दे ओपिनियन की, लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ में आप बताएं कि कौन सी वाली कंपनी के कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और अदर उसको हम ऑडिट करने आए हैं जो कि कौन से टाइम पीरियड को कवर कर रही हैं। आप अपने ओपिनियन पैराग्राफ में जो फर्स्ट पैरा है उसमें दें इंट्रोडक्शन, ये वाली कंपनी के ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस ईयर एंड के और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का हम ऑडिट करने के लिए आए हैं। डन। फिर देंगे आप ओपिनियन। ओपिनियन कैसे देंगे, ओपिनियन किन वर्ड्स में होगी, उसके लिए 2 चीज़ों को हमें डिस्कस करना पड़ता है। 2 तरह के फ्रेमवर्क होते हैं जिनके ऊपर बात की जाती है। एक को हम कहते हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क और एक को हम कहते हैं फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क।
कंप्लायंस फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग की जो फ्रेमवर्क है, जब आप अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो आपने देखना ये होता है कि जो फ्रेमवर्क है, जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स जो आपने फॉलो करने हैं, वो आपको क्या कह रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि हमें हू बहू फॉलो करो, जैसे कंपनी लॉ कई दफ़ा कह देता है, इंश्योरेंस के अंदर कहा जाता है कि आपने अकाउंट्स इस फॉर्मेट में बनाने हैं, बैंकिंग कंपनियों को प्रूडेंशियल रेगुलेशंस ये कहती हैं कि आपने ये चीज़ इसी तरह से लिखनी है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो कुछ ऐसे अकाउंटिंग फ्रेमवर्क होते हैं जो ज़्यादातर लॉ की तरफ से आते हैं, और वो होते हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क ये कहते हैं कि आपने हमें 100% फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेमवर्क में अगर लिखा हुआ था कि नॉन करंट एसेट्स की आप 12 डिस्क्लोजर्स देंगे, अगर स्टैंडर्ड ने कहा है कि नॉन करंट एसेट के 12 डिस्क्लोजर्स देंगे, तो 12 देंगे। 12 से कम नहीं होने चाहिए, 12 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आपने फॉलो करना है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क ये कहता है कि 12 डिस्क्लोजर दे दो, तो आपने वो 12 डिस्क्लोजर एज इट इज़ दे देना है। ये बात समझ आ रही है? लेकिन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क थोड़ा सा फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है। ये भाई साहब तो बहुत रिजिड थे, लेकिन ये फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है। ये क्या कहता है कि भाई आप 100% तो डिस्क्लोजर दो, लेकिन प्लस माइनस अगर आपको कोई डिस्क्लोजर्स देने पड़ जाएं तो दे देना, अगर यूजर्स के लिए जरूरी था तो। फॉर एग्जांपल, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क ने 12 डिस्क्लोजर दिए नॉन करंट एसेट के, और साथ में ये कह दिया कि देखो अगर तुम्हारे यूजर्स को समझने के लिए कुछ और भी माल चाहिए हो तो बेशक 3-4 और डिस्क्लोजर दे देना। अगर तुम्हारे यूजर इतने सारे डिस्क्लोजर से कंफ्यूज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो क्या काम करना, कुछ डिस्क्लोजर माइनस कर देना। बात समझ आ रही? ये जो हमारा IFRS है ना, ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है। हमारे IFRS हमें ये इजाज़त देते हैं कि अगर यूज़र को समझाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देने पड़े तो दे देना, और अगर यूज़र कुछ खास डिस्क्लोजर से परेशान हो रहा हो तो उनको माइनस कर देना। बात समझ आई? तो इसका मतलब है कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क में 100% फॉलो करना है, और फेयर प्रेजेंटेशन में आपने 100% के साथ प्लस माइनस कर लेना है। ये प्लस माइनस वाली बात समझ आई? इसमें मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक एयरलाइन कंपनी है और एक एयरलाइन कंपनी के पास 2 बड़े हवाई जहाज़ हैं जो कि उनका कुल सरमाया है, उनके सारे एसेट्स का ये 2 हवाई जहाज़ 99% होंगे, क्योंकि आपको पता है कि हवाई जहाज़ कितने बड़े लेवल की चीज़ है। तो शायद उनके 99% ऑफ एसेट्स वो 2 हवाई जहाज़ हों, और रेस्ट ऑफ द सारे एसेट्स मिला के 1% हो। IS 16 ने कभी भी हमें ये नहीं कहा कि आप जो है वो डिस्क्लोजर देते हुए एसेट की कैपेसिटी बताओ, एसेट की यूज़फुल लाइफ डिटेल से बताओ, एसेट की आज क्या कंडीशन है वो बताओ, एसेट मार्केट में कितने का बिक सकता है ये बताओ, एसेट इस तरह का मार्केट से नया लें तो कितने का मिलेगा ये बताओ। IS 16 ने तो ये नहीं कहा। लेकिन शायद मेरी उस कंपनी के यूज़र्स जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें तो वो ये ज़रूर जानना चाहें कि वो जो हमारे असल असास हैं, वो 2 हवाई जहाज़, उनकी कैपेसिटी कितनी है, उनकी यूज़फुल लाइफ कितनी है, उनकी आज वर्थ कितनी है, मार्केट में उस तरह की नई चीज़ कितने की मिलेगी। समझ रहे? स्टैंडर्ड ने हमें नहीं कहा, ये 16 ने हमें नहीं कहा, लेकिन अगर हमारा यूज़र एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको वो इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें वो इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। हम 100% पहले तो उनके 12 डिस्क्लोजर माने जो उन्होंने कहे, फिर उसमें ऐड कर दें वो वाला डिस्क्लोजर जिससे यूज़र को थोड़ी सी और बेहतर समझ आ जाए। बात समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड ने एक बड़ा मुश्किल सा डिस्क्लोजर बताया, और वो वाला डिस्क्लोजर सिर्फ हम दे इसलिए रहे हैं कि स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट पूरी हो। यूज़र बेचारे को वो डिस्क्लोजर समझ ही नहीं आ रहा, यूज़र के लिए काम का ही नहीं है, तो हम उसको माइनस भी कर सकते हैं, अब उस डिस्क्लोजर को ख़त्म भी कर सकते हैं। बात समझ आई? तो टेक्निकली कंप्लायंस फ्रेमवर्क वो है जिसको 100% फॉलो करना हो, और फेयर प्रेजेंटेशन वो है फ्लेक्सिबल है, प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए कि जब आपने ओपिनियन देनी है तो ये फ्रेमवर्क हो तो ओपिनियन के अल्फाज अलग हैं, और वो फ्रेमवर्क हो तो ओपिनियन के अल्फाज फ़र्क है। अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हैं तो हम कहेंगे हमने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक किए हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद ये वाला फ्रेमवर्क। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद ये वाला, यानी कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस वाले फ्रेमवर्क के मुताबिक बने हुए हैं।
और अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क हो तो 100% उसके मुताबिक तो नहीं बने हुए। हमने तो यूजर की फेयरनेस को देखा है, तो हम कहेंगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयरली रिप्रेजेंट हो रहे हैं, बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। क्या ये बात समझ आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि ओपिनियन के अल्फाज मेरे फ़र्क हो जाएंगे कंप्लायंस फ्रेमवर्क में या फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में। तो ओपिनियन का आपने पहला पैराग्राफ दिया, तो उस पहले पैराग्राफ में आपने क्या बात की थी कि कौन सी कंपनी के कौन कौन से ईयर का कौन कौन सी चीज़ों को हमने ऑडिट किया है। और अब सेकंड पैराग्राफ में आप दे देंगे ओपिनियन। ओपिनियन के अल्फाज देखते हैं। अगर तो फेयर प्रेजेंटेशन है तो आप कहें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली, और दुनिया के कुछ मुल्कों में चलता है गिव अ ट्रू एंड फेयर। पाकिस्तान में हम ट्रू एंड फेयर ज़रा ज़्यादा पसंद करते हैं, बट अगेन ये दोनों इक्वली एक्सेप्टेबल वर्ड्स हैं। आप कहें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद वो वाला फ्रेमवर्क जिसकी बात कर रहे हैं। और अगर बात हो कंप्लायंस फ्रेमवर्क की तो आप कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद ये वाला फ्रेमवर्क। क्या ये बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि फेयर प्रेजेंटेशन के अल्फाज फ़र्क है, कंप्लायंस के अल्फाज फ़र्क। हमने टाइटल देखा, एड्रेस ही देखा, ओपिनियन देख लिया। अब ओपिनियन देने के बाद आपने बेसिस फॉर ओपिनियन बतानी है। मैं ऐसे कहता हूँ ये हम कुछ किताबी सी बात है, यानी हम कहते हैं कि हमने ओपिनियन कैसे दी, हमने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिया था, हमने जो है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी की थी, हमारी वो जिम्मेदारियां जो रिपोर्ट में लिखी हुई हैं वो देख लें, हम आईएसए को फॉलो करते हैं, हम इंडिपेंडेंट थे, हमने एथिकल रिक्वायरमेंट को फॉलो किया था, हमने कोड ऑफ एथिक्स जो कि आईएसबीए ने दिया हुआ है उसको फॉलो किया था। अगर आप किसी लोकल इलाके में उस इलाके का अपना कोड है, फिर आप उस इलाके का नाम लिखेंगे कि हम इंडिया के कोड को फॉलो कर रहे हैं। और अगर आपने आईएसबीए को फॉलो किया है तो फिर इलाका लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो एक मशहूर कोड है, वो सबको पता है। और फिर आप कहेंगे कि हमने जो ऑडिट एविडेंस हासिल किया वो इस काबिल है कि हम ये साफ ओपिनियन तक पहुंच पाए। तो ओपिनियन के नीचे वाला पैराग्राफ बताता है बेसिस फॉर ओपिनियन। ये ज़्यादा मज़ेदार होता है जब ओपिनियन ख़राब होती है, तब इस पैरा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप इधर सारे मसले बताते हैं। और जब साफ रिपोर्ट है तो अब आप मसला तो आपके पास है ही नहीं, तो बेसिस फॉर ओपिनियन में कहेंगे कि हमने एविडेंस ले लिया था, हमने आईएसए फॉलो कर लिया था, अपनी जिम्मेदारियां अदा कर ली थी, और हम एथिक्स वगैरह को फॉलो कर लिया था, और हम इस पोजीशन में थे कि हम साफ ओपिनियन तक पहुंच जाए। डन। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे वो 3 स्पेशल एरियाज। गोइंग कंसर्न एक खास किस्म की मेटीरियल अनसर्टेनिटी में खास किस्म का एरिया 570 के मुताबिक कल इंशाल्लाह ताला एक टेबल में हम पढ़े होंगे कि ये वाली चीज़ कब आती है। ये 700 ने नहीं एक्सप्लेन किया, ये 570 पे डाल दिया गोइंग कंसर्न वाले स्टैंडर्ड पे। तो गोइंग कंसर्न का स्टैंडर्ड पढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला पैरा हमने कब डालना होता है। मैं याद कराऊंगा कि वो जो हमने पैरा उस वक्त छोड़ा था वो ये है। फिर की ऑडिट मैटर आईएसए 701 बताता है कि कुछ जगह की ऑडिट मैटर ज़रूरी है। अभी हम आज इसी सेशन में इंशाल्लाह ताला बशर्ते सेहत ज़िंदगी हम की ऑडिट मैटर्स के ऊपर बात कर रहे होंगे। अदर इन्फॉर्मेशन, ये तीसरा स्पेशल एरिया है जहां हमने कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करनी होती है, और वो स्टैंडर्ड है 720, और ये हमारे सिलेबस में नहीं है। 3 एरियाज खत्म हुए। अब आएंगी 3 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की, और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रेमाइज याद है? 3 जिम्मेदारियां क्या थी? अकाउंट्स वो बनाएंगे, इंटरनल कंट्रोल्स, ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन वो प्रोवाइड करेंगे। अब ऑडिटर बड़ा चला गया, उसने सोचा कि इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन तो प्रोवाइड हो गई, तो यहाँ जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेगा तो वो कहेगा अकाउंट्स बनाने इनकी जिम्मेदारी है, इंटरनल कंट्रोल इनकी जिम्मेदारी है, और तीसरी जिम्मेदारी को पी जाएगा। तीसरी जिम्मेदारी को रिप्लेस करके कह देगा गोइंग कंसर्न को असेस करना इनकी जिम्मेदारी है। ये जहन में रखना है। वो जो 3 जिम्मेदारियाँ आपने याद की हुई हैं, इस पैरा में आके तीसरी चेंज हो जाती है। वो जो तीसरी थी ना, हम ऑडिट ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, ख़त्म हो जाएगी। और उसकी जगह क्या आएगा कि एंटिटी की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि ये एंटिटी गोइंग कंसर्न है या नहीं। तो ये पेपर में याद रखना है कि ये चेंज है। डन। फिर आती है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो उसमें सबसे पहले तो आप बताएंगे कि ऑडिटर करता क्या है। इस वाले पोर्शन में आते साथ ही ऑडिटर हो जाना है वहशी, जज्बाती हो जाएगा, और वो सब कुछ बताने की कोशिश करेगा कि ऑडिटर क्या करता है। ऑडिटर असल में क्या करता है? ऑडिट। और ऑडिट किसे कहते हैं?
एक ऐसी एक्टिविटी को जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आप रीजनेबल एश्योरेंस लेने के बाद ओपिनियन दे देते हैं। तो जब हमने कहा था कि आपके अकाउंट्स में टर्मिनोलॉजीज अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, तो मेरी ऑडिट रिपोर्ट में टर्मिनोलॉजीज भी तो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। तो अगर मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहा हूँ तो फिर मुझे चाहिए कि मैं बताऊँ कि वो क्या है। तो ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो पैराग्राफ होगा उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स आप बताएंगे, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं रीजनेबल एश्योरेंस लूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं ऑडिट रिपोर्ट दूँ। अब रीजनेबल एश्योरेंस आपने एक अजीब सी बात कर दी है, तो अब यूज़र को बताएंगे कि रीजनेबल एश्योरेंस कहते हैं हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस को। ये गारंटी नहीं है, हाई लेवल की एश्योरेंस है, लेकिन परफेक्ट गारंटी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल में स्टेटमेंट जब होगी ऑडिटर उसे डिटेक्ट कर लेगा। डन। फिर आपने बोल दिया मटेरियल और मिस स्टेटमेंट। अब आप समझाएंगे कि मिस स्टेटमेंट किसे कहते हैं। मिस स्टेटमेंट फ्रॉड या एरर से हो सकता है। फिर आप डिफाइन करेंगे मटेरियलिटी को। वो कहते हैं अगर आपके फ्रेमवर्क में मटेरियलिटी दी हुई है तो आप वो डिस्क्रिप्शन दे दें। हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ें, अगर उसने मटेरियलिटी को डेफिनेशन दिया तो हम वो लिख देंगे। और अगर हमारे फ्रेमवर्क में कोई डेफिनेशन नहीं है तो उन्होंने कहा इन अल्फाज में बताओ मटेरियलिटी को। आप ये अल्फाज पढ़ें और बताएं कि आपके साथ कितना बड़ा मजाक हो गया। देखें ज़रा, सुने सुने अल्फाज तो नहीं लग रहे? वही डेफिनेशन ही तो है। बड़े चालाक है। इन्होंने कहा अगर आपके फ्रेमवर्क में कुछ दिया हुआ हो तो वो डेफिनेशन, नहीं तो ये मशहूर ज़माना डेफिनेशन, यानी अपने वाले फ्रेमवर्क को मशहूर। जैसे पीछे नहीं कहा था कि अगर लिखा हो कि IESBA के कोड को फॉलो किया है तो मत बताना कौन से शहर कौन से मुल्क है, और उसके अलावा किसी घटिया फ्रेमवर्क का जिक्र किया। आप ये देखें बाकायदा इन्होंने घटिया के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने कहा आइडेंटिफाई द जुरिसडिक्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। या तो आप बताओ कि वो एथिकल रिक्वायरमेंट कौन से ओरिजिन की है, और रेफर टू IESBA कोड। कह दो मैंने वो मशहूर कोड फॉलो किया है, फिर कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। नहीं तो उस मशहूर के अलावा कोई टुच्चा सा अगर वो फॉलो किया है एथिक्स किसी भी मुल्क का, किसी भी इलाके का, तो फिर बताओ मैंने इस मुल्क के, इस इलाके के ये वाले एथिक्स फॉलो किए हैं। तो इसी तरह से यहीं पे भी वो चक्कर बना है कि उन्होंने कहा या तो आप अपने फ्रेमवर्क में कंगालो को डेफिनेशन मिलती है तो वो लिख दो, नहीं मिल रही तो आओ हम आपको एक अजीम डेफिनेशन देते हैं, ये लिख देना। और अपनी ही सिस्टर कंसर्न की डेफिनेशन उठा के दे दी। एक ही बॉडी के ऊपर है, अलग अलग बोर्ड्स हैं, अलग अलग तरीके से दुनिया को पागल बना रहे हैं। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं, अकाउंटिंग को साइंस बना देते हैं, फिर ऑर्डर बनाते हैं, वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, वो जाके कहते हैं आपने ये अकाउंटिंग क्यों नहीं फॉलो की। तो बेचारों को अकाउंटेंट भी रखने पड़ते हैं और ऑडिटर भी रखने पड़ते हैं। अकाउंटिंग साइंस नहीं होती थी, लेकिन IFAC ने उसको साइंस बनाया ताकि अकाउंटेंट्स का रोज़गार चले। तभी मैंने कहा था अगर IFAC के अगराज़ मकासद आते हैं तो जितनी लंबी लंबी छोड़ सकते हैं छोड़ सकते हैं। आप कह दें कि इसने अकाउंटेंट्स को तो जो है वो इनकी दुनिया और आखिरत संवार दी। तो अकाउंटिंग वाकई ही में कोई प्रिविलेज वो स्किल नहीं थी, लेकिन इन्होंने इतने मुश्किल मुश्किल स्टैंडर्ड बना के अकाउंटिंग को इतनी साइंस बना दिया कि अब अकाउंटिंग करने के लिए भी अकाउंटेंट चाहिए और अकाउंटिंग चेक करने के लिए भी वो लोग चाहिए जो स्टैंडर्ड्स पढ़ के आए हो। और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों काम कर रहे होते हैं, अकाउंटिंग भी पढ़े होते हैं, ऑडिट भी, लेकिन तैयारी अकाउंटिंग की करते हैं, सवाल अकाउंटिंग के सॉल्व करते रहते हैं। बनना ऑडिटर होता है। क्या करेंगे आप? हम मालिक बनाना चाहते हैं आपको, आप नौकर बनी जा रहे हैं। अकाउंटिंग करके आपने नौकर बनना है और ऑडिट करके मालिक, अपनी फर्म ऑडिट करेंगे। चलें खैर, ये आपको बड़े होकर समझ आएगा कि अपने काम का कितना वो है स्कोप। और पाकिस्तान में तो अब तो नौकरी बिल्कुल फारिग है। घबरा गया, मारकर घबरा के गिर गया। ठीक है, तो वो नौकरी जो है वो एक ख़ास अमाउंट पे सैलरी है और अचानक से इन्फ्लेशन इतनी ऊपर होती है कि आपकी सैलरी आपको कुछ भी नहीं लगना शुरू हो जाती। जबकि बिज़नेस में ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ती है, आपकी कॉस्ट बढ़ती है, तो आपकी आगे जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, प्राइस जो आगे शिफ्ट हो रही होती है वो भी बढ़ जाती है। तो खैर अगेन गलत टाइम पे गलत तबलीग कर रहे हैं, फिर कभी सही। ये बिज़नेस इंटेलिजेंस का स्कूल जो है वो आप लोगों के अंदर स्किल भरने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन ये मुनासिब वक्त नहीं है। ये समझ आई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद स्टैंडर्ड को पता नहीं क्या हुआ। उसने कहा अब रिपोर्ट पढ़ रहे हो ना तो फिर तसल्ली से सुनो कि ऑडिटर करता क्या है। जब इन्होंने ये रिपोर्ट बना के इसके इतने सारे लंबे कंटेंट बनाए थे तो खुद को शर्म आ गई। और जहाँ जहाँ ये रिपोर्ट पेस्ट करते हैं ना ओरिजिनल स्टैंडर्ड में, उस एक्स्ट्रा बात को शेड कर देते हैं ग्रे कलर से, और फिर नीचे लिख देते हैं कि जो शेड में आ रहा है ना, इसके साथ आप अगर कुछ और सलूक करना चाहें तो कर सकते हैं।
तो शेडेड एरिया, अब आगे ये जो ये वाली सारी जिम्मेदारियां आ रही हैं और ये जो ये वाली सारी चीज़ें आ रही हैं, ये शेडेड एरिया है। मैं ज़रा शेडेड एरिया के बारे में बता दूं कि आपने शेडेड एरिया के साथ क्या करना है। आपने शुरू में बता दी ऑडिट किसे कहते हैं। अब जब आप बहुत गहराई में उतरने लगे हैं तो उन्होंने कहा अगर आपका यूज़र बहुत ही को पढ़ा लिखा है तो इसी जगह ऑडिट रिपोर्ट में जहां पे आप बता रहे हो वहीं पे दिखा दो। लेकिन अगर हमें लगे कि हमारा यूज़र इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख के भाग जाएगा तो आप एक काम करें, उसको कट करें, वहाँ से रिपोर्ट के एंड पे एक अनेक्जर लगाएं और अनेक्जर में वो जिम्मेदारियाँ लिख दें। तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि अगर किसी वेबसाइट पे, किसी पब्लिक इदारे की वेबसाइट पे, फॉर एग्जांपल SCCP हो गया, ICAP वगैरह हो गया, इनमें से किसी की वेबसाइट पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। यानी कि आप कहें कि ऑडिट ये होता है और मज़ीद तफसीलात के लिए SCCP की वेबसाइट का फलाना लिंक देख लें, वहाँ पे जाके आपको पता लग जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ओह सर, तो क्लास के बाहर भी बड़े जोश में होता है। तो शेडेड एरिया आप तीन तरह से कर सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक अनेक्जर में और कोई स्पेसिफिक रेफरेंस दे दें किसी अथॉरिटी की वेबसाइट का। अब इसमें है क्या क्या उसको भी देख लेते हैं। ये बात समझ आई? तीन ट्रीटमेंट है। शेडेड एरिया में क्या क्या आता है? एक तो बताएं कि आप प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करते हैं, फिर बताएं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी यूज़ करते हैं, फिर आप ऑडिट को एक्सप्लेन करें कि आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आप कंट्रोल्स को देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, और इसलिए अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि आपको ऑडिट में हेल्प करे, इसलिए नहीं कि आपने उनको ऑडिट करना होता है। देन आप अकाउंटिंग पॉलिसीज की अप्रोप्रिएटनेस देख रहे होते हैं, अकाउंटिंग एस्टीमेट सही है या नहीं है, मैनेजमेंट का गोइंग कंसर्न बेसिस ठीक है या नहीं, आप इसको वैल्यूएट कर रहे होते हैं। हाँ, अब इसीलिए ना जब उन्हें समझ आया कि ये एक एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है तो उन्होंने ये जो जहाँ पे पीछे हमने ये पैरा आपने हमेशा देना है, तो इस पैरा में तो उन्होंने सारी क्लैरिफिकेशन दे दी। अब वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है एडवांस यूजर्स के लिए। अगर आपको लगता है कि आपका यूज़र बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है तो बेहतर है कि आप इसको कट करके यहाँ दिखाओ ही ना, आप एंड पे एनेक्सर में डाल दो, जिसको बहुत मूड हुआ वो पढ़ लेगा। अगर आपको लगता है कि मेरा यूज़र थोड़ा सा पढ़ा लिखा, शऊर रखता है, इसको ऑडिट की समझ है, तो फिर वो इसको देखता चला जाएगा। क्योंकि देखिए ना, वो एरिया तो सबने पढ़ना है, इससे आगे वाला हो सकता है आपने गाइब किया हुआ हो, तो इसको ऐसा रख दिया जो अंडरस्टैंडेबल हो, और आगे वाले में फिर हमने एडवांस गहराई वाली बातें करनी शुरू कर दी। और अगेन ये थोड़ा सा समराइज करके लाइंस लिखी हुई हैं, ओरिजिनल जगह पे थोड़े से ज़्यादा एलेबोरेटिव सेंटेंसेस है। ये बात समझ आई? फिर आप यूज़र को ये बताएंगे कि जी हम ऑडिटर, हमारी जिम्मेदारी है कि हम दोस्त विद गवर्नर से कम्युनिकेट करते हैं सारी चीज़ों को, स्कोप, टाइमिंग ऑफ ऑडिट, फाइंडिंग्स, कंट्रोल्स, ये सारी चीज़ें दोस्त विद गवर्नर से हमारी डिस्कस होती हैं। लिस्टेड एंटिटीज़ में हम लोगों ने एक वो करना होता है, दोस्त विद गवर्नेंस को हम एक स्टेटमेंट देते हैं कि हम आपसे इंडिपेंडेंट है, हमारा किसी किस्म का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करे, और अगर है तो हमने उसके सेफगार्ड अप्लाई कर दिए हैं। की ऑडिट मैटर का अगर मामला हो तो फिर हम लोग प्रॉपर दोस्त विद गवर्नेंस को बताते हैं कि क्या और किस तरह से, यानी कि यहाँ पर आप अपने ऑडिट की एक्सटेंडेड जिम्मेदारियाँ बता रहे हैं, 1 2 3 बातें, 4 5 6 7 8 9 स्केप्टिसिज्म और जजमेंट। तो ये 9 इजाफी बातें अपने यूजर्स को बताएं ओवर एंड अबव वो जो पहला वाला पैराग्राफ था कि ऑडिट होता क्या है। तो ऑडिट होता क्या है ये हमेशा बताना है, और इससे आगे का जो एरिया है, जो ये 2 स्लाइड्स पे आ रहा है, ये शेडेड एरिया है। इस शेडेड एरिया के साथ हमने क्या कहा, इसी जगह पे बॉडी में दिखा दें, अनेक्स कर दें एंड पे, या किसी और वेबसाइट पे, अगर आपके पब्लिक अथॉरिटी की किसी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है तो आप रेफर कर दें कि ये इस लिंक में मौजूद है, जाके पढ़ लिया जाए। अनफॉर्चुनेटली इस चैप्टर में से, रिपोर्ट के कंटेंट्स में से आई कि आपने अभी तक सिर्फ एक ही कंटेंट पूछा है, ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनसे कभी भी रहम की तवक्को ना करें कि वो छोटे वाला एरिया पूछेंगे, उन्होंने यही पूछा हुआ है। तो शेडेड एरिया इस प्रेजेंटेशन के हिसाब से दैट इज पार्ट ऑफ ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ज़रा ज़्यादा गहराई वाली बातें हो गई हैं तो चाहो तो इसको थोड़ा लेफ्ट राइट कर दो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो उसका हिस्सा नहीं है, उसका हिस्सा है। अगर पेपर में आके पूछे कि बताओ ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या बातें होती हैं, तो हमें सारी बतानी होंगी। डन? असल में वो आपसे रिपोर्ट लिखने का नहीं ना कह रहे, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप ऑडिटर हो तो आप बताओ कि इसमें क्या बातें लिखनी होती हैं। तो हम दुनिया को चूना लगा सकते हैं, लेकिन हम ICAP के साथ ऐसा नहीं कर सकते। डन जी? हाँ, वो फिर अगली दफ़ा उन्होंने कहा जी आप ICAP के साथ जो है शान पट्टी करने की कोशिश करेंगे तो ICAP अगली दफ़ा बुला लेगा।
ठीक है जी। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब क्या होता है? याद है कंपनी लॉ ने कुछ ड्यूटियां बताई थी। उन्होंने कहा था ऑडिटर की ड्यूटी है कि इन्वेस्टमेंट भी देखिए कि सही है या नहीं, एक्सपेंसेस भी कंपनी के लिए हैं या नहीं है, ज़कात भी डिडक्ट हुई है या नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी लॉ के मुताबिक है या नहीं है, इतना सारी चीज़ें। समटाइम दिस हैपन कि आप जिस मुल्क में ऑडिट कर रहे होते हैं उस मुल्क का लॉ रेगुलेशन या आपका क्लाइंट आपको कुछ एडिशनल जिम्मेदारियाँ कह देता है। वो एडिशनल जिम्मेदारियाँ आपको पूरी करनी होती हैं और अपनी रिपोर्ट में दिखानी होती हैं। अब रिपोर्ट के अंदर फॉर एग्जांपल आप कह देते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और ज़कात भी जमा हुई है, तो यूज़र परेशान हो जाता है कि भाई इस वक्त ज़कात और इसको ट्रू एंड फेयर व्यू का आपस में क्या ताल्लुक था। तो अगर आपके मुल्क में आपके लॉ ने किसी और ने आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ कम्युनिकेट करने का कहा है, फॉर एग्जांपल कोविड के बाद किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का ऑडिट हो तो हो सकता है कि आप कह दे कि जी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो है वो ये लिखा होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर के अलावा ये भी लिखा होना चाहिए कि क्या वो कॉलेज कोविड की आफ्टर कोविड जो वो रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स हैं, एसओपीज़ हैं, उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि हमें अकाउंट्स के अलावा किसी और चीज़ पे भी ओपिनियन देने का लॉ कह सकता है। तो रिपोर्ट को ख़राब करने के बजाय हम एक अलग पोर्शन बना दें जिसका नाम हो अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये सारी बात लगते हैं। इससे ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर ये बात बहुत लंबी चौड़ी सी है तो फिर आप रिपोर्ट को 2 हिस्सों में तोड़ दें। टाइटल एड्रेस ही दिया, उसके बाद एक हेडिंग दे दें रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी तक के सारे जितने कंटेंट्स थे, कंटेंट नंबर 3 से लेकर 9 तक, ये 10वां कंटेंट है ना, और सेकंड था एड्रेसी वाला। टाइटल एड्रेसी के बाद एक हेडिंग डाल दें रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फिर 3 से लेकर 9 तक कंटेंट डाल दें उसके अंदर। फिर एक नई हेडिंग डालें रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी अदर रिक्वायरमेंट्स, और इस दूसरी हेडिंग के नीचे जितना कचरा मचाना है मचा दें। अब कोई यूज़र परेशान नहीं होगा क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि ऑडिट की रिपोर्ट गुजर गई और ये कोई नई रिपोर्ट इसी रिपोर्ट में लगी हुई है। बात समझ रहे हैं? तो अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में लॉ रेगुलेशन या कोई भी और आपको वो कर सकता है, तो आप इसमें सेपरेट पोर्शन बना के काम चला सकते हैं। इस सेपरेट रिपोर्ट की फर्दर सब हेडिंग बनाना चाहें तो बना सकते हैं। हो सकता है आप उसमें कहें कि हमें पहले सीसीपी ने कहा था कि ऐसे करो, फिर हमने देखा ज़कात के रूल्स क्या हैं, फिर हमने कंपनी के प्रॉफिट देखे, फिर हमने ज़कात अनुशर ऑर्डिनेंस देखा, फिर हमने ऐसे किया वैसे किया। जो मर्जी लिखने लिखते रहो, आपकी रिपोर्ट ख़राब नहीं होगी। अब रिपोर्टें ख़त्म हो गई, एंडिंग आ गई। एंड पे नॉर्मली आपने साइन करने होते हैं, एड्रेस डालना होता है, डेट, लेकिन लिस्टेड कंपनी में वो कहते हैं एंगेजमेंट पार्टनर का नाम भी लिख दो। लिस्टेड कंपनी में जो आपका मेन पार्टनर था जो उस ऑडिट को लीड कर रहा था, आप उसका नाम लिखें। ये कहते साथ ही अंग्रेज़ परेशान हो गए। उन्हें ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि नाम लिख दिया तो ऑडिटर की सुपारी देना आसान हो जाए। होता है ना कि यार वो रिपोर्ट उठाना और रिपोर्ट में जिस बंदे ने साइन किया उसे गोली मार देना। तो अंग्रेज़ों को लगा कि नाम इतना एक्सपोज करना, भाई एक फर्म है उसके अंदर 20 पार्टनर हैं जी, KPMG ने ऑडिट किया था, आप KPMG फर्म ने ऑडिट किया था, तो गमो गुस्सा किस पे निकालें। और अगर रिपोर्ट में सामने सामने लिखा हो कि मिस्टर ABC ने किया था ऑडिट, तो मामला सेंसिटिव हो सकता है। तो यहाँ अंग्रेज़ों ने एक एक्सेप्शन बताई है। उन्होंने कहा देना तो लिस्टेड कंपनी में है, लेकिन अगर इन रेयर सर्कमस्टांसेस इस डिस्क्लोजर देने से सिग्निफिकेंट पर्सनल सिक्योरिटी थ्रेट हो तो आप अवॉइड कर सकते हैं नाम। बट पाकिस्तान के लॉ ने, याद है वो जो हमने पोर्शन पढ़ा था कि नाम भी लिखना है और साइन भी करना है, पाकिस्तान का लॉ क्या कहता है कि आपने नाम लाजमी लिखना है। 700 कहता है कि सिर्फ लिस्टेड में लिखना है और अगर डर लगे तो नहीं लिखना। पाकिस्तान का लॉ कहता है हमेशा बिंदास होकर लिख देना है। क्यों इतने बहादुर हैं हम? क्योंकि हमारी रिपोर्ट साफ होती है। डरता कौन है? जो ख़राब रिपोर्ट बनाए। ठीक है, तो जिसने काम ईमानदारी से करना है वो डरे। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जज्बाती है, जो बहुत ईमानदारी से उनकी बेईमानी को कम्युनिकेट कर रहा है, उसे डर लगेगा। हम उतनी ईमानदार नहीं है लेकिन हम समझदार हैं। हम क्लाइंट को कुछ गलत करता देखते हैं तो हम खुद ही जाके उसे समझा देते हैं, देखो ये गलत है, इसे ठीक कर लो। वो ठीक कर लेता है, हम रिपोर्ट साफ दे देते हैं। हम कहते हैं देखो ये अकाउंट्स में ये मसला है, वो कहते हैं ओहो, हम ठीक कर देते हैं। अगर उन्होंने ठीक कर दिया तो साफ ओपिनियन हमें देनी पड़ जाती है। तो अंग्रेज़ पागल है, खामखा दुश्मनियाँ पालता है। मुकमुका कर लो, बात बैठ के तय कर लो, उन्हें समझा दो कि आपके मसले क्या हैं। हो सकता है वो अच्छे लोगों समझ जाएं, अपने मसले ठीक कर लें। तो पाकिस्तानी ऑडिटर मुसालिहत की सियासत और सालसी और मुसालिहती वाली बातों को ज़रा ज़्यादा पसंद करता है, लड़ाई झगड़े को अवॉइड करता है, गंदे बच्चे लड़ते हैं। हम उन्हें जाके समझा देते हैं और वो हमारी बात मान लेते हैं।
खैर इससे पहले कि मैं कोई खतरनाक बात कर दूं, सिग्नेचर, सिग्नेचर में आप फर्म का नाम भी लिख सकते हैं, फर्म के नाम से भी साइन कर सकते हैं कि रिपोर्ट पे लिख दिया KPMG। पर्सनल नेम से किसी पार्टनर के सिग्नेचर भी कर सकते हैं और दोनों भी कर सकते हैं, जो मुनासिब लगे। उन्होंने कहा ये आपके पास ऑप्शन है। साइन और है और नाम देना और है। नाम देने का मतलब है कि आपने पूरा कुतुबुद्दीन, फरीदुद्दीन, ऐबक, वो लुधियानवी, तो वो आप, ये पूरा नाम है, वो नेम है। और साइन ये है कि आपने उसको कोई इनिशियल कर दिए, उसको कोई खास। तो साइन अकेले पार्टनर के भी हो सकते हैं, फर्म के नाम के भी हो सकते हैं और दोनों के साइन भी हो सकते हैं। फिर आएगा एड्रेस। एड्रेस में आप लोकेशन बताते हैं। एड्रेस का ये मतलब नहीं कि आप पूरा गली नंबर, मोहल्ला नंबर ये बताएंगे। यहाँ पे हम पाकिस्तान में शहर बताते हैं, दुनिया में अक्सर स्टेट बताई जाती है। तो आपने ये बताना है कि ऑडिटर कहाँ से है। एक ही मुल्क में हो सकता है एक ही फर्म के 4 अलग अलग शहरों में ऑफिस हों, कि जो पेशावर में भी हैं, वो इस्लामाबाद में भी हैं, वो लाहौर में भी हैं, कराची में भी है। तो आप फर्म का नाम लिखने के साथ नीचे शहर लिखेंगे। ये लोकेशन क्लाइंट की नहीं है, ये ऑडिटर की लोकेशन है। ऑडिटर का जिस जगह ऑफिस है, लाहौर के ऑडिटर ने साहिवाल जाके ऑडिट किया तो वो साहिवाल नहीं लिखेगा, वो रिपोर्ट पे लाहौर लिखेगा, अपनी फर्म के नाम के नीचे लाहौर लिखेगा। और फिर क्या कर देगा, डेट डाल देगा। डेट किस वक्त डालनी है, डेट तब डालनी है जब आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया हो कि सारी चीज़ें ओके हैं और आप तैयार हो कि ठीक है जी अब आप आगे चल सकते हैं। इसी तरह से आपने तब डेट डालनी है जब आपको उनकी तरफ से सारे एविडेंसेस पूरे मिल जाएं, उनकी तरफ से फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइंड हुए हुए आपको मिल जाएं। और एक और डॉक्यूमेंट होता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जो आप एंड पे उनसे लेते हैं। जब उनकी तरफ से ये सारी चीज़ें मिल जाएं, जिन्होंने फाइनेंशियल बनाई उन्होंने एक्नॉलेज कर दिया, असर्ट कर दिया कि यस उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है, तब आप अपनी रिपोर्ट पर डेट डाल दें। उनकी तरफ से ये चीज़ें मिलने से पहले आप अपनी रिपोर्ट पे डेट नहीं डाल सकते। डेट डालने का मतलब है कि आपने रिपोर्ट तमाम कर दी, आपकी तरफ से आज आपको सारा एविडेंस मिल गया है और आप ओपिनियन तक पहुंच गए। डन। इवन स्टैंडर्ड में एक लिखा है, जो यहाँ नहीं लिखी बात लेकिन एक आगे स्टैंडर्ड में हमारे काम आती है। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिले हो, जिस दिन आपने ओपिनियन बनाया और जिस दिन आपने रिपोर्ट क्लाइंट को दी है, तो आपने डेट वो दिन की डालनी है जब आपने ओपिनियन बनाया था। आपने थर्सडे को ओपिनियन बनाया, आपने क्लाइंट को कॉल की, जब हम आपको रिपोर्ट देने लगे हैं, उन्होंने कहा जी इस वक्त हमारे डायरेक्टर्स उधर है, हमारा एक इवेंट हो रहा था दूसरे शहर में, आप मंडे को रिपोर्ट दे दीजिएगा हमें। तो रिपोर्ट दी मंडे को है और जहन में कब आ गई थी, थर्सडे को। आपने भले प्रिंट की थी या नहीं की थी, आपने डेट थर्सडे की डालनी है, मंडे की नहीं डालनी, जिस दिन आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तक पहुंच गए थे। डन। कभी कभी कुछ मुल्कों में ऐसा होगा कि आप पहुंचेंगे तो वो आपको कहेंगे कि जी यहाँ आप 700 की रिपोर्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप हमारी रिपोर्ट इस्तेमाल करेंगे। जैसे पाकिस्तान है, रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018 ने रिपोर्ट का एक फॉर्मेट बताया, वो कहते हैं ये चलेगा पाकिस्तान में। अब अगर आपको वो कहते हैं कि ये फॉर्मेट फॉलो करो, और मैंने तो 14 कंटेंट अपनी रिपोर्ट के देखने थे, फॉलो तो वही करना पड़ेगा जो लॉ कहेगा। क्या ख्याल है, लॉ और ऑडिट का क्लैश हो तो किसकी सुनेंगे, लॉ की सुनेंगे। तो रिपोर्ट तो मुझे लॉ की देनी पड़ेगी। अब मैं बीच में ये लिखूं कि मैंने आईएसए को फॉलो किया है या ना लिखूं, लिखूं, और अगर आईएसए फॉलो ना हुआ, क्योंकि ये तो उन्होंने ही नहीं कहा, लॉ वाले ये तो मजबूर नहीं करेंगे कि लिख दो आईएसए ने को फॉलो किया है। अब मैं अपनी रिपोर्ट में आईएसए रेफर करूं या ना करूं, स्टैंडर्ड ने कहा भाई देखो लड़ाई झगड़ा मत करो, अगर उस रिपोर्ट में तुम्हें 13 कॉन्टेंट्स मिल जाए, ये जो अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसको छोड़ के अगर 1 से 9 और 11 से 14 तक कंटेंट मिल जाए, अगर तुम्हें वो सारी बातें मिल जाएं जो हमने बताई हैं अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के, तो फिर कह सकते हो कि हमने ये से फॉलो किया है। हो सकता है उस रिपोर्ट में 25 कंटेंट हो, उन 25 में ये 13 और उसके अलावा 12 इजाफी भी हों। तो अगर हमारे कम से कम ये 13 कंटेंट मिल गए तो देन ऑडिटर जो है वो रेफर कर सकता है आईएसए को कि मैंने आईएसए के मुताबिक ऑडिट किया है। डन। तो 700 मेनली डील्स विथ रिपोर्ट के कंटेंट्स। इसको इस फॉर्म में बस एक दफ़ा देख लेना है, सारों को मोटा मोटा देख लेना है कि उसके अंदर क्या बातें हैं। जो मुश्किल बात है और ज़्यादा बड़ी बात है वो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही है, और मैंने आपको बताया कि आईके अपने भी पूछते हुए वही पूछ डाला। एक स्टेप आगे चलते हैं, ISA 701। ब्रेक से पहले का हमारा दूसरा टारगेट। अब हमने फ़ौरन से मुल्क की घड़ियों की तरफ देखा, घड़ी बहुत ही स्लो हुई है आज, चल ही नहीं रही, फंसी पड़ी है वो ना, मतलब वो 10 मिनट बाद देखते हैं तो 2 मिनट आगे हुई होती है। तो 701 की ऑडिट मैटर, पंजाबी में कौन से ऑडिट मैटर हैं, की ऑडिट मैटर।
तो की का मतलब है इंपॉर्टेंट ऑडिट मैटर। ये एक अजीब सा स्टैंडर्ड है जहां ना ऑडिटर की जिम्मेदारियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया उन्होंने कहा हो सकता है कि कई दफ़ा ऑडिटर को ऑडिट के दौरान कुछ अहम मैटर्स मिले हों और वो चाहता हो कि वो अहम मैटर्स यूज़र्स की नॉलेज में लाए जाएं। ऑडिटर को ऑडिट के दरमियान कुछ अहम मैटर्स मिले हों और वो चाहता हो कि वो अहम मैटर्स यूज़र्स की नॉलेज में लाए जाएं। यूज़र को ये तो पता है कि ऑडिट सब साफ है, लेकिन ऑडिट के दौरान होने वाले कुछ अहम मामला जो आप चाहते थे कि तमाम यूज़र्स को पता लगें, वो आप नहीं बता पाते थे। आपकी गुफ्तगू होती थी दोस्त चावत गवर्नेंस से। तो दोस्त चावत गवर्नेंस से आप जितने इशूज़ डिस्कस करते रहे, अगर उसमें से कोई ऐसा साफ इशू जो रिजॉल्व इशू है, अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा यूज़र्स को पता लगे, घर बैठे सारे यूज़र्स को पता लगे कि क्या चल रहा है कंपनी में, और आप उनके नॉलेज में लेके आना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इन सारे मैटर्स को हम की ऑडिट मैटर में डाल सकते हैं। तो की ऑडिट मैटर क्या होते हैं, किन पे एप्लीकेबल होते हैं, कैसे प्रेजेंट करना है, बड़ा छोटा सा एक स्टैंडर्ड है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, जो कि काफ़ी हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 700 और 701 काफ़ी हद तक नॉलेज बेस्ड टाइप के स्टैंडर्ड है। की ऑडिट मैटर, दोज मैटर देन इन ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड। करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो मैटर जो मोस्ट सिग्निफिकेंस रखते थे वो की ऑडिट मैटर हैं। ये उन मैटर्स में से सेलेक्ट करने हैं जो दोस्त चावत गवर्नेंस से डिस्कस हुए हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप कहेंगे ये अहम इशू है, इसको ज़रा छुपा के रख लेता हूँ और ज़रूरत पड़ेगी अचानक से रिपोर्ट में डाल दूंगा। रिपोर्ट में वो की ऑडिट मैटर आने चाहिए जो वंस ऑलरेडी दोस्त चावत गवर्नेंस से थॉरली डिस्कस हुए हो। इसका मतलब इसमें कोई नया मैटर नहीं आएगा, ये सेलेक्ट आप करेंगे उन मैटर्स में से जो दोस्त चावत गवर्नेंस को कम्युनिकेट हुए हुए हैं। ये बात समझ आ रही है? स्कोप ऑफ 701, ये अचानक से स्कोप बताते हैं और चीज़ें तकरीबन रिपीट होती हुई हैं, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये कह रहे हैं जी मकसद ये है कि यूज़र्स को ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मिले, ज़्यादा बेहतर ऑडिट रिपोर्ट देख के उनको ज़रा ज़्यादा मज़ा आए, उनको ज़रा ज़्यादा अच्छा सा फील हो। कहाँ कम्युनिकेट करना है? लिस्टेड में लाजमी करना है। लिस्टेड कंपनी में आपने की ऑडिट मैटर का पोर्शन डालना है। दूसरा, अदर देन लिस्टेड आप वहाँ डालेंगे जहाँ लॉ आपको कह देगा। अगर लॉ आपसे कह दे कि जी आपने फलाना फलाना कंपनी में भी की ऑडिट मैटर डालना है तो आपने वहाँ डालना है, और अगर लॉ खामोश है तो फिर आपने सिर्फ लिस्टेड के अंदर की ऑडिट मैटर का सेक्शन डालना है। की ऑडिट मैटर बताने से यूजर्स को, इंटेंडेड यूजर्स को एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिससे उनको वो ऑडिट या वो सारी बात ज़रा ज़्यादा बेहतर समझ आना शुरू हो जाती है। क्लियर? की ऑडिट मैटर ढूंढेंगे कैसे? फॉर एग्जांपल आपने दोस्त चावत गवर्नेंस को कुछ मैटर्स बताए, आपने दोस्त चावत गवर्नेंस से डिस्कशन की 10 इश्यूज़ के ऊपर। आपने कहा जी ये हमारे इश्यूज़ हैं, साथ साथ ऑडिट में आते रहे, आप उनसे डिस्कस करते रहे और उनसे बातचीत वगैरह होती रही। अब सवाल ये है कि अगर मैंने कैम देना है तो क्या कोई 11वां इशू होगा? नहीं, इन 10 में से होगा। इन 10 में से कौन सा इस काबिल होगा या कौन से इस काबिल होंगे कि मैं की ऑडिट मैटर में डालूं? स्टैंडर्ड ने कहा भाई तुम्हारी जजमेंट। ऑर्डर ने तंग आके कहा अगर सारा मैंने सोचना है तो तुम मुझे क्या पढ़ा रहे हो? अगर तुमने शुरू में बता दिया तुम्हारी जजमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके बाद कह दिया हर चीज़ खुद ही जज करो। उसने कहा चलो ठीक है, मैं टोटके दे देता हूँ, कुछ मोटी मोटी निशानियाँ हैं, उनमें ढूंढना ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। वो मोटी मोटी निशानियाँ क्या है? पहले 3 मेन निशानियाँ बताई उन्होंने। कहा वो वाले मैटर्स जो हायर रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट रखते हैं उनमें, उनको ज़रा जहन में रखना, वो उनमें से की ऑडिट मैटर हो सकता है कोई। दूसरा, कुछ ऐसी सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट की जजमेंट, कुछ ऐसे एस्टीमेट जिसको समझने के लिए, देखने के लिए ऑडिटर को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत से गुजरना पड़ा हो और उसने भी बड़ी वर्किंग की हो, वो वाला एस्टीमेट उसके अंदर मिल सकता है की ऑडिट मैटर। तीसरा उन्होंने कहा कोई ऐसा इवेंट ऑडिट के दौरान जिसका थ्रू आउट इवेंट या ट्रांजैक्शन पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया हो। ये 3 निशानियां बताई। ऑडिटर ने कहा जी अभी पेट नहीं भरा, इतने से बात नहीं बनती। उन्होंने कहा अच्छा ठहरो, हम कुछ और लेके आते हैं। फिर और इतनी निशानियां बता देंगे। ऑडिटर ने कहा बस ठीक है, अब इससे ज़्यादा आप मुझे मत सिखाएं। यूजर्स के लिए वो मैटर कितना इंपॉर्टेंट है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। टिपिकली पीआईए एयरलाइन ने ड्यूरिंग द ईयर भोजा एयरलाइन को परचेज कर लिया। भोजा एयरलाइन एक छोटी सी एयरलाइन और पीआईए एक बहुत बड़ी एयरलाइन। शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखेंगे तो बड़े छोटे से ही डिस्क्लोजर होंगे जिसमें भोजा एयर की सारी बातें पूरी हो जाएं, बट
महीने तक खबरों में मुसलसल चलता रहा, भोजा एयरलाइन को परचेस कर लिया, पीआईए तो ऐसे हो गया, पीआईए तो ऐसे, क्या पीआईए चल पाएगी, क्या पीआईए डूब जाएगी, ये जानने के लिए देखिएगा हमारा कल का प्रोग्राम और फिर टॉक शोज, और पूरी कौम 3 महीने तक यही सोचती रही होगी ये भोजा एयर वाला मामला क्या है। तो शायद ऑडिटर ऑफ पीआईए ये समझे कि उसके ऑडिट के दौरान ये जो इंपॉर्टेंट इवेंट था जिसपे यूजर्स की तवज्जो काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है वो की ऑडिट मैटर में बताया कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट पीआईए ने भोजा एयर को परचेज किया, हम से गए, उनके सारे डिस्क्लोजर्स देखे, हमने भोजा एयर की वैल्यूएशन देखी, हमने ये सारा कुछ देखा और बड़े अच्छे खूबसूरत तरीके से मामलात हो गए और वो एक अच्छी एक्विजिशन थी जिससे कंपनी को इस तरह के बेनिफिट अचीव होना एक्सपेक्टेड है। ये बात ऑडिटर बता सकता था, लेकिन घर बैठे शेयर होल्डर को इतना नहीं पता और डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट में लिख देते हैं हम बड़े अच्छे लोग हैं, उन पर भरोसा कोई नहीं करता। तो ऑडिटर के ऊपर ये ट्रस्ट है लोगों का कि ये हमें जो बात बता रहा है वो अच्छी बात है, तो कोई और डॉक्यूमेंट कोई पढ़े या ना पढ़े, लोग ऑडिट रिपोर्ट बड़े शौक से पढ़ते हैं। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ ऐसे अहम मैटर जो उसे लगता है कि यूजर्स के लिए बड़े अहम है वो उनको कम्युनिकेट करता है। क्या ये बात समझ आई? तो यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसे देख लें। वो मैटर जिसमें कंप्लेक्सिटी, सब्जेक्टिविटी, जजमेंट बहुत इन्वॉल्व हुई, उसको देख लें, वहाँ मिल जाएगा की ऑडिट मैटर। वो इश्यूज जिनकी मेटीरियलिटी, नेचर, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव काफ़ी बड़ा हो, वो फ्रॉड या एरर जो बहुत बड़े लेवल के हों जो रिजॉल्व हो गए हों, किसी जगह बड़ी स्पेशलाइज स्किल्स चाहिए हो, किसी जगह आपने एंगेजमेंट टीम से आउटसाइड कुछ बहुत ज़्यादा कंसल्टेशंस ली हो, उसको समझने पे काफ़ी ज़्यादा आपको एफर्ट्स लगी हो, या कोई बहुत बड़े लेवल की कंट्रोल डेफिशिएंसीज रही हो जिसने आपको काफ़ी दिक्कत दी हो। उन्होंने कहा अब निशानियाँ पूरी हैं, ऑडिटर ने कहा बस ठीक है। तब आपने दोस्त जावेद गवर्नर से जो बातें डिस्कस की उनको इन चंद बेंचमार्क्स की नज़र में परख के शायद 1 या 2 को चूज़ कर लेना है कि हाँ ये अब मुझे लग रहा है इन निशानियों पे पूरा उतरता हुआ, इस पे मैं की ऑडिट मैटर बना सकता हूँ। सारी निशानियाँ ज़रूरी नहीं है, ये चंद फैक्टर्स हैं जिनको जहन में रख के आपके लिए आसान हो जाएगा कि इनमें से कौन से वाले 1 या 2 को मैं की ऑडिट मैटर कहूँ। और ज़िद नहीं है, अगर नहीं मिल रहा तो ज़बरदस्ती नहीं है। आप की ऑडिट मैटर की हेडिंग डालें, डिफाइन करें और कह दें मेरे पास कोई की ऑडिट मैटर नहीं है। पोर्शन डालना लाजमी है लेकिन की ऑडिट मैटर लिखना लाजमी नहीं है। बात समझ आ रही है? कैम कम्युनिकेट कैसे करें? सबसे पहले तो आपने एक हेडिंग डालनी है कैम की, और कैम की हेडिंग के अंदर हर मैटर को अलग हेडिंग में बताना है। आपने 2 मैटर्स को कहा कैम में, तो पहले कैम की हेडिंग दी, कैम की बातें लिखी, फिर उसके बाद दोनों हेडिंग्स के अंदर चलना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कैम की हेडिंग डाल के इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज इन दिस सेक्शन शैल स्टेट के कैम वो मैटर हैं जो ऑडिटर के लिए करंट पीरियड के लिए बड़े जरूरी थे। ये इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल है और ऑडिटर इसके ऊपर ओपिनियन नहीं दे रहा। लोग की ऑडिट मैटर पढ़ के हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं कि अच्छा ऑडिटर इन मामलात पे ओपिनियन दे रहा है, तो आपने कहना मैं ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये मैटर आपकी तवज्जो के लिए आपके सामने लेके आया हूँ। तो की ऑडिट मैटर की हेडिंग दी, हेडिंग के नीचे आपने उसकी डेफिनेशन दे दी, और डेफिनेशन के नीचे यानी कि अगर मैं इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूं, कोई पता नहीं आप पेपर में जाए और आई क्या बहुत ही मूड में बैठा हो तो आपसे कही ये 2 इश्यूज हैं, ज़रा हमें की ऑडिट मैटर लिख के तो दिखाना। एग्जामिनर है, कभी भी मूड में आ सकता है। तो आपने पहले हेडिंग देनी है की ऑडिट मैटर, फिर बता देना की ऑडिट मैटर किसे कहते हैं। ये 2 लाइनें, की ऑडिट मैटर ये होता है और हम इसके ऊपर अलग से ओपिनियन नहीं दे रहे। फिर आपने कहा मैटर नंबर 1 जिसमें आपने कहा एक्विजिशन ऑफ भोजा एयरलाइन। फिर आपने दूसरी हेडिंग दी सिग्निफिकेंट कंट्रोल इश्यूज इन इन्वेंट्री। ये जहन में रहे कि की ऑडिट मैटर में रिजॉल्व्ड इश्यूज आएंगे, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज नहीं आएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि यूजर्स को बताएं कि 2.5 महीने तक हम ख्वार होते रहे तब जाके इन्वेंट्री सीधी हुई थी, इतने मसले थे, ताकि वो यूजर्स डायरेक्टर से कहें कि सर जी खुदा का खौफ करें, एंड पे अकाउंट्स तो साफ हो गए, रिपोर्ट भी साफ हो गई, लेकिन कंट्रोल्स को इंप्रूव करें, क्या कर रहे हैं आप। तो हेडिंग दी, इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज डाली, हर किसी की अलग हेडिंग दी। अब हर हेडिंग के अंदर क्या लिखना है ये अब इससे आगे देखेंगे। यहां तक बात समझ आई? ठीक है। अब हर हेडिंग के अंदर क्या लिखेंगे, अब इस तरफ आते हैं कि अगर कोई कैम नहीं है तो क्या होगा। हर हेडिंग के अंदर क्या लिखेंगे, हर मैटर के अंदर आप बताएंगे कि क्यों आपने इसको कैम कहा, फिर आपने इस पे प्रोसीजर्स क्या लगाए,
उन प्रोसीजर से आउटकम क्या आया और आपकी क्या की ऑब्जर्वेशंस थी उस सारे मामले में। तो ये 4 बातें नज़र आ रही हैं, क्यों आपने से कैम कहा, प्रोसीजर्स क्या थे, आउटकम क्या था, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या। एक और काम भी हो सकता है, अगर उन्होंने अपने अकाउंट्स में कोई डिस्क्लोजर ऑलरेडी डाला हुआ है उस चीज़ से रिलेटेड, तो आप उसको भी हाईलाइट कर दें कि वो जो डिस्क्लोजर नंबर 27.4 है उस वाली बात को आगे बढ़ाते हुए हम मज़ीद कुछ आपको बताना चाहते हैं। तो अगर उन्होंने अकाउंट्स में कुछ लिखा हुआ है तो आप उसको भी डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि इसके अंदर 5 बातें बतानी है। अगर कोई डिस्क्लोजर उन्होंने दिया तो वो क्यों आपने से कैम कहा, ये भी बड़ा ज़रूरी है, वरना ऑडिटर तो हर चीज़ उठा के की ऑडिट मैटर में डाल देगा। तो बताए कि वो क्यों की ऑडिट मैटर में इस चीज़ को काउंट करता है, तो क्या प्रोसीजर लगाए, क्या आउटकम निकला, क्या ऑब्जर्वेशंस थी। ये बात समझ आई। अगर कोई की ऑडिट मैटर है ही नहीं तो हेडिंग देनी है और नीचे फिर आपने कहना है कि जी वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट, हमारे पास कोई की ऑडिट मैटर नहीं है। अगर आपकी रिपोर्ट साफ है तो आप कहेंगे कि वी हैव नो की ऑडिट मैटर टू कम्युनिकेट। आपकी रिपोर्ट ऑलरेडी खराब हुई हुई है किसी वजह से, तो आप कहेंगे उस वजह को छोड़ के वी हैव नथिंग टू कम्युनिकेट। बात समझ आई। इसकी लैंग्वेज में कुछ कंसिडरेशन मजीद ऐड हो जाती है अगर रिपोर्ट ऑलरेडी मॉडिफाई हुई भी हो। किताब में एक टेबल सा बना हुआ है जो वो बताता है, लेकिन अभी हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने मॉडिफाइड रिपोर्ट नहीं पढ़ी हुई। मॉडिफाइड रिपोर्ट पढ़ने के बाद आप मुझे याद कराइएगा, हम पलट के इस पे आएंगे और मैं फिर आपको वो वाली लैंग्वेज भी एक दफ़ा दिखा दूंगा। दोस्त साबित गवर्नर से कम्युनिकेट क्या क्या करना है। जो मैटर्स आपको लगता है, बड़े आइडियल टाइम पे गई है, आखिरी स्लाइड थी, वो मैटर्स जो आपको लगता है कि की ऑडिट मैटर हैं आप वो बताएंगे। आप कहेंगे हमें लग रहा है ये की ऑडिट मैटर है, ताकि दोस्त साबित गवर्नेंस आपको उससे रिलेटेड कुछ एडिशनल डिटेल दे सकें तो वो दे दें। और जो मैटर आपको की ऑडिट मैटर, अगर आपको लग रहा है कि कोई की ऑडिट मैटर नहीं है तो भी मैनेजमेंट को बताएं कि हमारे हिसाब से कोई की ऑडिट मैटर नहीं है। हो सकता है मैनेजमेंट वालों को कोई ऐसी बातें पता हो कि वो आपसे कहें कि ये देख लें, हो सकता है ये की ऑडिट मैटर बन जाए। क्योंकि शिकायत थोड़ी है, ये नेगेटिव बात नहीं है, ये यूजर्स को आप एडिशनल डिस्क्लोजर दे रहे हैं। तो की ऑडिट मैटर है तो भी कम्युनिकेट करना है और की ऑडिट मैटर नहीं है तो भी कम्युनिकेट करना है। कुछ चीज़ें हमने स्किप की हैं। कैम कौन सी तरह की रिपोर्ट के साथ नहीं आना चाहिए, वो एक और स्टैंडर्ड्स है। नहीं, अभी ब्रेक के बाद ही होगा। खैर आप अब बेशक अभी कर दें, अगर तब तक लाइट जिंदा रही तो फिर वेट कर लेते हैं, 10 मिनट की ब्रेक के बाद। ठीक है जी। तो ये बात समझ आई कि की ऑडिट मैटर में क्या है। कुछ चीज़ें जो हमने नहीं डिस्कस की वो ये है कि मॉडिफाइड रिपोर्ट अगर साथ में मौजूद हो तो इसकी लैंग्वेज में क्या फ़र्क पड़ेगा, और कौन सी किस्म की रिपोर्ट के साथ की ऑडिट मैटर नहीं आना चाहिए। डन। ब्रेक के बाद इसका जो ओपिनियन वाला पोर्शन है, जो मॉडिफाइड रिपोर्ट वाला, उसकी तरफ आते हैं। और 5 बज रहे हैं, 5:10 पे। हाँ जी, हो जाए खतरों से टक्कर। सात 705, 706 ओवरऑल मैप की तरफ आते हैं। मेरी राइटिंग तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, हालांकि देखें भाई ने कितनी मेहनत से, कितने रंगों से जो है ना, ये एक लाइव क्लास चल रही थी और लाइव क्लास में टेढ़े हाथ से जो है ना ये भाई ने कितना रंग बिखेर दिए। समझ कुछ नहीं आ रही लेकिन कलर्स सारे पूरे हैं। तो ये भी आपको समझ नहीं आएगी। आपको पहले कंप्यूटर की डायग्राम दिखाते हैं, वो आपको समझ आ जाएगी जब आपका लेवल वहाँ तक पहुँच जाए कि आपको ये बातें समझ आना शुरू हो जाएं, तो फिर मैं आपको ये एडवांस लेवल की चीज़ दिखाऊंगा। अभी देखते हैं कंप्यूटर वगैरह की बातें। ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी तरह की रिपोर्ट पे जाना है, किस लफ्ज़ का क्या मतलब है, किस तरह से। 705, 706 बड़े स्टैंडर्ड्स नहीं हैं, लेकिन मैप बड़ा ज़रूरी है। यानी कि आपके पेपर में एक पेट सवाल रिपोर्ट का जो आता है उसके अंदर ये 705, 706 की एक बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसके ओवरऑल मैप को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो 2 तरह की होती है, एक मॉडिफाइड और एक अनमॉडिफाइड। याद अनमॉडिफाइड स्टैंडर्ड बना बनाया फॉर्मेट, एक खास फॉर्मेट है, वो 14 एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे आपने दे दिए, आपकी अनमॉडिफाइड रिपोर्ट बन गई। मॉडिफाइड एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें आप अपनी 700 वाली रिपोर्ट से हट गए, या तो आपने ओपिनियन में कोई चेंज कर लिया या उस रिपोर्ट में कुछ एक्स्ट्रा ऐसा ऐड कर दिया जिससे आप अपने यूजर्स को कुछ बताना चाह रहे हैं। ये जहन में रखना है। रिपोर्ट या अनमॉडिफाइड होती है या मॉडिफाइड होती है। अनमॉडिफाइड का मतलब है ISA 700 वाली साफ सुथरी रिपोर्ट, और मॉडिफाइड का मतलब है कि आप अपनी रिपोर्ट के बेसिक पैटर्न से
हट गए, आपने या कुछ ओपिनियन में चेंज कर ली या कोई एडिशनल पैराग्राफ वगैरह ऐड करने की कोशिश कर ली। ये जो मॉडिफाइड रिपोर्ट है ये दो वजह से हो सकती है, या तो ओपिनियन में मॉडिफिकेशन जिसको हम कहते हैं ना खराब रिपोर्ट, ऑडिटर ने खराब रिपोर्ट जारी की है, उस कंपनी की रिपोर्ट खराब आई है। खराब रिपोर्ट का मतलब है मॉडिफाइड ओपिनियन, रिपोर्ट इसलिए मॉडिफाई हुई है कि ओपिनियन खराब हो रहा है। और एक अदर मॉडिफिकेशन होती है, जैसे मैंने कहा आप कुछ ऐड करना चाहते हैं अपनी रिपोर्ट में, तो आप अपनी 700 वाली रिपोर्ट से दो वजह से हट सकते हैं। एक ये है कि आपका ओपिनियन साफ नहीं है, ख़राब ओपिनियन है, यानी आप मॉडिफाइड ओपिनियन की तरफ आ रहे हैं। और एक ये है कि आप कुछ अदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा अपने यूजर्स को बताना चाह रहे हैं। ये जो ओपिनियन ख़राब करते हैं ये ISS 705 डील करता है इसे, और जो अदर मॉडिफिकेशन है उसको 706 डील करता है। चश्के मशके पूरे हैं, है ना, मेहनत की है। अच्छा, तो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट और मॉडिफाइड रिपोर्ट, और मॉडिफाइड में मॉडिफाइड ओपिनियन और अदर मॉडिफिकेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट कि अदर मॉडिफिकेशन का मतलब है कि रिपोर्ट मॉडिफाई हुई है, बट ओपिनियन मॉडिफाई इसका मतलब नहीं है। तो दिस कैन हैपन के पेपर में एक सिनेरियो है, वो कहीं बताओ रिपोर्ट मॉडिफाई होगी या नहीं, और पीछे बताओ ओपिनियन मॉडिफाई होगा या नहीं, और आप हंसना शुरू हो जाए, वो एक ही बात दो दफ़ा पूछ ली। तो रिपोर्ट की मॉडिफिकेशन ओपिनियन की मॉडिफिकेशन से भी होती है, अदर मॉडिफिकेशन से भी होती है। तो ये जहन में रखना है कि अगर आपकी ओपिनियन चेंज होगी तो ओपिनियन भी मॉडिफाई हुई है और रिपोर्ट भी, लेकिन अगर अदर मॉडिफिकेशन है तो आपकी ओपिनियन मॉडिफाई नहीं हुई है लेकिन आपकी रिपोर्ट मॉडिफाई हो चुकी है। और 700 में ना रिपोर्ट मॉडिफाई हुई है ना ओपिनियन मॉडिफाई हुई है। डन। मॉडिफाइड ओपिनियन 705 डील करता है। 705 ही कहता है कि दो ऐसे इश्यूज हैं जिसमें ओपिनियन खराब होगी। एक काम करते हैं, 700 में हमने कहा था साफ ओपिनियन देने से पहले दो मामला देख लें। स्कोप लिमिटेशन तो नहीं है कोई, और मटेरियल में स्टेटमेंट तो नहीं है कोई। तो इसका मतलब है ओपिनियन खराब जब होगी तो इन्हीं दो में से किसी एक वजह पे होगी, या स्कोप लिमिटेशन की वजह से या मटेरियल में स्टेटमेंट। तो ये मैप समझ आने का मतलब है कि आपको वो वाला सवाल आधे से ज़्यादा करना आ गया कि हमने क्या करना है, किस तरह से। ओपिनियन की मॉडिफिकेशन मटेरियल में स्टेटमेंट की वजह से हो सकती है। मटेरियल में स्टेटमेंट किसे कहते हैं? किताब कहती है तीन चीज़ों को कहते हैं। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, या डिस्क्लोजर में कोई मसला। आपको पता है ना फाइनेंशियल में दो ही तो बातें होती हैं, पॉलिसीज एंड डिस्क्लोजर्स। तो पॉलिसी सेलेक्ट गलत हो गई है तो भी मटेरियल में स्टेटमेंट है, पॉलिसी अप्लाई गलत हो गई है तो भी मटेरियल में स्टेटमेंट है, डिस्क्लोजर में गड़बड़ है तो भी मटेरियल में स्टेटमेंट है। सिलेक्शन गलत कब होगी? जब आपकी पॉलिसी फ्रेमवर्क से कंसिस्टेंट ना हो। फ्रेमवर्क ने कहा था इस तरह की सिचुएशन में वो करना और आपने उस तरह की सिचुएशन में वो नहीं किया। या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को सही से फेयरली ना दिखा पाए, आप एक ऐसी गलत पॉलिसी सेलेक्ट कर बैठे हैं जिससे यूजर्स को आप सही व्यू नहीं दे पा रहे, तो सिलेक्शन में भी मसला हो सकता है। एप्लीकेशन में क्या मसला हो सकता है? मैनेजमेंट ने कंसिस्टेंटली सही से ओवर द ईयर्स पॉलिसी सही से अप्लाई नहीं की, या अप्लाई करते हुए मेथड ऑफ एप्लीकेशन में उसने कहा था लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी करना, आपने एनआरवी गलत कैलकुलेट कर दी। आपने हायर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी कर दी, तो पॉलिसी तो लगाई लेकिन गलत लगाई। तो पॉलिसी की सिलेक्शन में मसला हो, या एप्लीकेशन में मसला हो, या डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर में क्या मसला है? फाइनेंशियल में डिस्क्लोजर आने चाहिए थे वो आए नहीं, या डिस्क्लोजर उस तरीके से प्रेजेंट नहीं हुए जैसे फ्रेमवर्क ने कहा था, या यूजर्स को फेयर प्रेजेंटेशन अचीव नहीं हो रही। तो मटेरियल में स्टेटमेंट से मुराद पॉलिसी या डिस्क्लोजर में कोई मसला। आसान अल्फाज में मटेरियल में स्टेटमेंट का मतलब है अकाउंट्स में घपला, गड़बड़। जब भी आप देखेंगे कि मैनेजमेंट वाले कह रहे हैं जी ये ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए और आप मानते हैं वैसे नहीं होना चाहिए, जब अकाउंट्स में गड़बड़ हो गई तो आप कहेंगे मटेरियल में स्टेटमेंट हो गई है। बाकी किताबी बात है कि वो डिस्क्लोजर और ट्रांजैक्शन और सिलेक्टेड पॉलिसी एंड फलाना, ये सब हवाई बात है, किताबी बात है। असल में फाइनेंशियल्स में गड़बड़ होने को मटेरियल में स्टेटमेंट कहते हैं। एरर या फ्रॉड बड़े लेवल का, हम इसको कहते हैं मटेरियल में स्टेटमेंट है। डन। दूसरी चीज़ स्कोप लिमिटेशन, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये किसे कहते हैं? वो कहते हैं तीन चीज़ों को कहते हैं। सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, लिमिटेशन इम्पोज बाय एंटिटी, और सर्कमस्टांसेस रिलेटिंग टू नेचर और टाइमिंग ऑफ ऑडिटर्स वर्क। बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी से क्या मुराद है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड जल गए, सैलाब आ गया, जल्जला आ गया, गवर्नमेंट चीज़ें सीज करके चले गई, आपने कहा ये चीज़ मैंने वेरीफाई करनी है, उन्होंने कहा उस इलाके में तो कोविड चल रहा है हम तो जा ही नहीं सकते वहाँ, गवर्नमेंट ने वो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया हुआ है। तो कभी कभी स्कोप लिमिटेशन इसलिए होती है, या इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट, ये दोनों सेम चीज़ है, स्कोप लिमिटेशन या इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो कभी कभी
कभी कभी स्कोप लिमिटेशन इसलिए होती है कि सिचुएशन एंटिटी के कंट्रोल में नहीं होती, और कभी कभी इसलिए होती है कि वो खुद से आप पे इम्पोज करते हैं। आप कहते हैं मैंने इन्वेंट्री काउंट करना है, वो कहते हैं हम आपको नहीं करने देंगे। आप कहते हैं मैंने खत भेजना है डेटास को, वो कहते हैं हम आपको नहीं। अगर मैनेजमेंट वाला आपको रोके तो ये इम्पोज बाय मैनेजमेंट है। अगर लॉ सिचुएशन हालात आपको रोके, बियॉन्ड द कंट्रोल है। कभी कभी ऑडिटर के नेचर, टाइमिंग ऑफ द ऑडिट वर्क, सिचुएशन ऐसी बनती है कि वो ओपिनियन नहीं दे पाता। फॉर एग्जांपल वो अपॉइंट हुए ईयर एंड के बाद और इन्वेंट्री काउंटिंग ईयर एंड पे वो नहीं देख सका। बहुत सारी और चीज़ें जो उसका ऑडिटर की टाइम, मतलब ऑडिटर चाहे भी तो उसके अपने स्टैंडर्ड कह रहे हैं कि तुम्हें एविडेंस नहीं मिलेगा। इसकी किताब ने एक दूसरी एग्जांपल दी है जिसका मैंने कलर चेंज कर दिया ताकि आपका दिल ही ना करे उसे पढ़ने का। ये इसमें एक सब्सटैंटिव प्रोसीजर और कंट्रोल का एक खास ताल्लुक है जो इतनी जल्दी समझ नहीं आता। जब हम वो वाली गेम देख लेते हैं तो फिर हम इसको ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा गंदा सा कलर कर दिया। अगर एक जगह पे ऑडिटर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से ऑडिट एविडेंस हासिल कर सकता है, देन वी विल नॉट से कि यहां पे स्कोप लिमिटेशन है। डन? अब मटेरियल में स्टेटमेंट मटेरियल लेवल का हो तो क्या करेंगे? ये मटेरियल क्या होता है? मटेरियल होता है कि इतना जो कि यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है, याद है इंडिविजुअल और वन एग्रीगेटेड विद अदर। तो मटेरियल में स्टेटमेंट है और वो मटेरियल लेवल का है, यानी मटेरियल में स्टेटमेंट या मटेरियल होगी या बहुत मटेरियल होगी। हम कह रहे हैं मटेरियल हो, अगर वो इतना हो कि वो काबिल जिक्र हो तो फिर क्या होगा? तो ऐसे में हम ओपिनियन देते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन, एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन। ये ऐसी है जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक कंपनी के पास टोटल 100 मिलियन के एसेट्स हैं और 100 मिलियन के एसेट्स में से 11 मिलियन के एसेट्स में गड़बड़ है। अब 11 मिलियन हल्का नहीं है, और एसेट्स में तो 2-3% से ऊपर भी चीज़ें मटेरियल हो जाती हैं। 11% है मटेरियल, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, और आप ये भी नहीं कह सकते कि सारे फाइनेंशियल्स कचरे हो गए। फाइनेंशियल में मसला है, बड़ा मसला है, लेकिन पूरे फाइनेंशियल्स को अफेक्ट नहीं कर रहा। आप क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं, आपके वर्ड्स क्या होते हैं? एक्सेप्ट फॉर दीज इश्यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। आप बताते हैं कि इस तरह का मसला था हमारे एसेट्स में और ये इस तरह से करके, एक्सेप्ट फॉर वो जो बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन में बताया, बेसिस फॉर ओपिनियन में, बाकी फाइनेंशियल्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। ये बात समझ आई? और अगर परवेसिव लेवल का मसला हो, अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज़ है? तो परवेसिव कहते हैं अखीर मटेरियल को, शदीद मटेरियल को, इतना बड़ा मटेरियल कि जिसके बाद बचता ही कुछ नहीं है। मतलब वही 100 मिलियन में से मैं आपसे कहूँ कि जी 91 मिलियन के एसेट्स में गड़बड़ है, लेकिन 9 मिलियन साफ भी हैं, तो आप कहेंगे सर जो बचा वो तो इस काबिल है ही नहीं। मतलब इतना बड़े लेवल का नुकसान हो कि जो बचत है वो आप उसको काउंट ही ना करें। जैसे इसकी एग्जांपल होती है कि एक बंदा मर जाए और लोग एक्सीडेंट में मर जाए और लोग कहें चलो शुक्र है आंख नहीं फूटी। तो मतलब आंख मटेरियल है लेकिन बंदा तो परवेसिव है ना, बंदा ही चला गया, तो आंख फूटती ना फूटती उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहेंगे सब कुछ तबाह हो गया, कहेंगे नहीं क्या बात करते हो, आंख बची हुई है। तो दिस इज़ द पॉइंट कि मटेरियल और परवेसिव बहुत ही शदीद अखीर मटेरियल लेवल की चीज़ है। और मटेरियल काबिल ज़िक्र है, परवेसिव नाकाबिल फरामोश है। इतने बड़े लेवल का इशू कि अब फाइनेंशियल में कुछ दिखना ही बंद हो जाए, वो परवेल करे, हर तरफ छा जाए। स्टैंडर्ड से पूछें किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड ने कहा भाई 3 में से कोई एक बात हो जाए, ऐसे इश्यूज जिसको किसी खास एलिमेंट, अकाउंट या आइटम से कन्फाइन ना कर सके। फॉर एग्जांपल गोइंग कंसर्न का इशू, ये कौन से एरिया का इशू है? ये तो पूरे फाइनेंशियल्स का इशू है। इनका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ख़राब था, पूरे फाइनेंशियल्स ख़राब बने हुए होंगे। मैनेजमेंट वाले बेईमान लोग हैं, पूरे फाइनेंशियल्स। यानी ऐसा मसला जिसको किसी खास एरिया में हम कन्फाइन ना कर सकें वो परवेसिव है। इसका दूसरा मतलब है जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मसला हो। पॉइंट नंबर 2, अगर हम किसी एरिया में कन्फाइन कर सकें तो वो एरिया फाइनेंशियल का सब्सटेंशियल पोर्शन हो। 100 मिलियन के एसेट्स में से 91 मिलियन की बिल्डिंग्स गलत रिकॉर्ड हुई हुई है, तो बिल्डिंग एक सब्सटेंशियल पोर्शन है फाइनेंशियल्स का। तो या तो एरिया पूरे फाइनेंशियल्स पे छा जाए या किसी एरिया पे हो तो वो एरिया फाइनेंशियल का एक तगड़ा एरिया हो। अगर डिस्क्लोजर की बात करें तो वो डिस्क्लोजर जो यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें मसला हो। सारे फाइनेंशियल्स बने हुए हैं, बस नाम नहीं लिखा हुआ कौन सी कंपनी है। सारे फाइनेंशियल्स बने हुए हैं, बस ये नहीं पता कौन से ईयर के बने हुए हैं। फाइनेंशियल्स बने हुए हैं लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि गोइंग कंसर्न है या नहीं है।
तो इस लेवल का डिस्क्लोजर जो कि यूज़र की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग को मुतासर करो, अगर उसमें गड़बड़ होगी तो फिर ये परवेसिव लेवल का मसला है। तो परवेसिव की निशानी ये है कि बहुत ह्यूज लेवल का मसला हो, आपको प्रॉफिट्स को खाता हुआ लग रहा हो, एसेट्स के बड़े पोर्शन पे फैल जाए और आप कहें कि इतना बड़ा मसला है, इसके बाद तो फाइनेंशियल्स को सही कहना मुनासिब ही नहीं है। तो फिर क्या होगा? अगर परवेसिव लेवल का मसला होगा तो आप देंगे एडवर्स ओपिनियन। आप कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं बने हुए। क्लियर? स्कोप लिमिटेशन में बात करते हैं। स्कोप लिमिटेशन अगर मटेरियल हो, अब वही वाली बात है कि 100 मिलियन के एसेट्स हैं और उसमें से 11 मिलियन की एक इन्वेंट्री है, वो जिस जगह पड़ी हुई है वहाँ गवर्नमेंट ने माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन किया हुआ है और मैं उसे वेरीफाई नहीं कर सका, किसी भी तरीके से नहीं कर सका। अब वो 11 मिलियन क्या वहाँ पे पड़ी हुई है? पता नहीं। क्या सारी गायब है? पता नहीं। सारी सही है ये भी नहीं पता, सारी गलत है ये भी नहीं पता, कितनी सही है कितनी गलत है ये भी नहीं पता, मुझे पता ही नहीं है। लेकिन बाकी 89 मिलियन बहुत अच्छा है। तो फिर मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकता हूं कि एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट, वहां हमने क्वालिफाइड ओपिनियन दी थी, उधर अल्फाज थे एक्सेप्ट फॉर दिस इशू, इधर हम कहेंगे एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ दिस इशू। मैं ये नहीं कहूंगा एक्सेप्ट फॉर वो इन्वेंट्री जो गड़बड़ है, मैं तो पता ही नहीं उसमें गड़बड़ है या नहीं, मैं क्या कहूंगा? एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ दिस इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग। हम बता देंगे कि क्यों नहीं वेरीफाई कर सके, हम कहेंगे सिवाय उस इन्वेंट्री में होने वाले मुमकिन असरात के जो हमें नहीं पता किस तरह के हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर। और मामला परवेसिव लेवल का, अगर आपको इतने बड़े लेवल का एविडेंस नहीं मिला, इतने ह्यूज लेवल का एविडेंस नहीं मिला कि आप जो है वो पहुंच ही नहीं पा रहे रिजल्ट तक, फॉर एग्जांपल वही बात है कि 91 मिलियन की बिल्डिंग ही वेरीफाई नहीं हुई, तो फिर बचा क्या पीछे? आपको जो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है वो मिला ही नहीं, और जो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला वो इतना बड़ा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर साफ ओपिनियन देना मुनासिब नहीं है। फिर अब क्या करेंगे? वो कहते हैं हो सके तो विड्रॉ कर लो। क्या कहते हैं? हो सके तो ऑडिट छोड़ के भाग जाओ। ये क्या बात हुई? ऑडिट से विड्रॉ क्यों कर लें? अगर विड्रॉ कर लिया पैसे मिलेंगे? ऑडिटर को टाइम बेस्ड पैसे मिलते हैं। ATR 14 है एक ऑडिटिंग टेक्निकल रिलीज, वही कहते हैं कि ऑडिटर आवर्स बेस अपना वो चार्ज करता है, उसकी टीम मेंबर्स जितने जितने आवर्स काम करते हैं मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक रेट, वो उसके मुताबिक उसको पैसे मिलते हैं। तो आपने जितना काम कर लिया उतने पैसे आपके लीगली ड्यू हो गए हैं। लेकिन कितना बुरा लगेगा कि आप सारा ऑडिट करने के बाद एंड पे जाके या आप दरमियान में कहेंगे जी मुझे एविडेंस नहीं मिल रहा, मैं अब क्या ओपिनियन दूँ? तो अगर आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा और मामला परवेसिव लेवल का है, कितना पढ़ लिया हमने? इसमें इतनी इतनी सी स्लाइडें इतनी बड़ी बड़ी करके आती हैं, ऐसा लगता है बहुत पढ़ लिया। किताब देखते हैं तो एक सफ़ा भी नहीं ख़त्म हुआ होता। बस मैं आगे ले जाता हूँ, मैं ले जाता हूँ। है? हाँ, तो मेरे पास भी जादुई मशीन है ना। है? इतनी टेक्नोलॉजी, उफ। तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं अगर कर सकें। पाकिस्तान ही का जिक्र कर रहा हूँ। ICAP की ऑडिटिंग टेक्निकल रिलीज, मैं आपको 2008 का रेट बताता हूँ एवं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ताकि आप लोग जो मायूस होकर पाकिस्तान छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो सन 2008 में जो रेट था उसके बाद ना कंपटीशन कमीशन ने इसके ऊपर एतराज़ कर दिया था। हमने मिनिमम ऑडिट फीस तय की हुई थी और पर रेट तय किया हुआ था, तो वो ICAP वो ATR साइड पे कर गई। तो सन 2008 में जो रेट था उसके मुताबिक पार्टनर पर आवर 7,500 रुपये, सीनियर मैनेजर 5,000, मैनेजर 4,000, असिस्टेंट मैनेजर 3,000, सुपरवाइज़र, ये सुपरवाइज़र वो होता है जो आर्टिकल्स कंप्लीट होते हैं लेकिन अभी वो मैनेजर नहीं होता, ज़्यादातर क्वालिफाइड नहीं होता इस वजह से, 2,000, सीनियर 1,000, सेमी सीनियर 750, जूनियर 500। ये आपको नहीं मिल रहे हैं जो आप कहें ज़्यादती है, ये उनको मिल रहे हैं, ये जो मालिक हैं।
यानी हम अपनी टीम में से फ़र्ज़ करें अगर एक सीनियर मैनेजर इशू इसको देख रहा था, एक असिस्टेंट मैनेजर था, 2 सुपरवाइज़र थे, एक सीनियर था, 2 सेमी सीनियर थे और 3 जूनियर्स थे, तो उन्होंने जितने जितने आवर्स लगाए वो मल्टीप्लाई होंगे इस रेट से, और उसके और एक पार्टनर जो देख रहा था हो सकता है उसने टोटल 10-15 आवर्स अपने स्पेंड किए, तो ये चार्ज आउट रेट से मल्टीप्लाई होकर फिर बिल बनता है ऑडिट का। और ये मैं सन 2008 के रेट बता रहा हूँ आपको, जिसके बाद इन्होंने इसको रिवाइज नहीं किया जस्ट बिकॉज के वो जो फड्डा चल रहा था कंपटीशन कमीशन के साथ, वरना ये आज की डेट में शायद 40,000 होता। ये वो रेट्स हैं जो आपके जिससे आपका बनेगा कि कितना बनता है। फिर एक मिनिमम ऑडिट फीस होती है कि कम से कम इतनी मिलेगी, अगर इस रेट के बाद उतनी ना बनी तो वो मिलेगा, और ये रेट लगा के इससे जितना ऊपर बन गया वो मिलेगा। इस वक्त बस अंदर खाते ये नहीं चल रहा, लेकिन कागज़ पे यही चल रहा है। असल में क्या होता है, फ़ीस तय हो जाती है जितनी भी होती है, फिर उस फीस को यहाँ नीचे रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ीस लिख दी आपने यहाँ पे 7 लाख फॉर एग्ज़ाम्पल। अब वो क्या करेंगे, जो एक्चुअल आर्ज है वो यहाँ डालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब निकला फ़र्ज़ करें 8,29,000। उन्होंने कहा नहीं ज़्यादा हो जाएगा, हमने 7 लाख फीस बनानी है। अच्छा ये आर्स थे इसके 35, एक काम करते हैं इसको कर देते हैं 28 आर्स, इसको कर देते हैं इतने आर्स, इसको इतने आर्स। तो जब अमाउंट बन जाती है ना 7,01,500 टाइप, कहते हैं हाँ अब ये इक्विवेलेंट जस्टिफाइड लग रही है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग फ़ीस तय हो चुकी भी होती है, बट ये कागज़ फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है कि हाँ भाई इतने इतने आर्स इस तरह से लगे। ये भी हम बड़ी पुरानी बात कर रहे हैं 2008 की। वापस आते हैं तो सोचें कितनी कमाई है, 2008 के रेट है। अभी हम लोगों ने RET के लिए जब वो अपना ऑडिट करवाया है तो वो चंद घंटों का ऑडिट था और 75,000 उसकी फ़ीस थी। मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने कितने दिए थे, लेकिन जो है वो फ़ीस 75,000 थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ओए आपकी यशी लगने वाली है। सर उसामा की क्लास अचानक से फैमिली मामलात की वजह से एकदम से उन्हें कोई हॉस्पिटलाइजेशन या इस तरह से कुछ करना पड़ गया। अब पता नहीं ये गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है। आज तो ये था 705-6। ओए होए। तो चलें बहरहाल, मतलब पता नहीं अच्छी खबर है या बुरी, लेकिन तो फिर मैं देर तक पढ़ाता हूँ, अन्य हुआ पढ़ता है। कल जो टेस्ट है वो अपने टाइम पे होगा? कल टेस्ट ये फिर इंतज़ामिया से पूछना पड़ेगा, क्योंकि असल में उन्होंने मज़ीद कुछ बातें भी बताई होंगी। मेरे तक उतनी खबर आई जितनी आपको बताना ज़रूरी। यानी उन्होंने इसलिए देख दिया कि जब सर को ये मिल जाएगा तो 1.5 घंटा सर भी पढ़ा देंगे आगे, लेकिन पता नहीं आपके चेहरे पे वो मुझे जज्बात नज़र नहीं आए। आज जज्बात मर चुके हैं। ओए होए। असल में वो एक उनके फैमिली मेम्बर की हॉस्पिटलाइजेशन चल रही है। कल भी वो चांस यही था, तो मैं कल सोच रहा था कि चलो ठीक है 11-12 है चल जाएगा, लेकिन कल भी वो भाग दौड़ के पहुंच गए। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं जज्बाती भी थोड़े से ज़रा ज़्यादा ही हैं, उनको होता है। फाइनल के लोग जो है ना, मुझे कई दफ़ा कुछ लोग आते हैं वो क्वालिफाइड, वो फिर आके कहते हैं कि जी हमें दिखाएं सर उसामा कौन, तो हम उनसे मिलवाते हैं, तो वो ख़ास तौर पे गले लग के उनको मिठाई देते हैं, कहते हैं जी आपकी वजह से पेपर पास हुआ। फाइनल में जिनके बिल्कुल एंड पे ऑडिट फंसा हुआ होता है और जिनको लिखने का वो मसला होता है कि क्या लिखें, किस तरह से प्रेजेंट करें, तो सर उसामा की बड़ी कोर स्पेशलाइजेशन है लोगों की राइटिंग इम्प्रूव करवाना, लोगों को बताना कि आपने लिखना कैसे है। मतलब इसमें भी मैं खुद ये मानता हूँ कि मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से ये चीज़ वो एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने अपनी रिवीजन क्लास में स्पेशली जो पास पेपर की डिस्कशन है वो उनके पास रखी। इवन मेरी ऑनलाइन क्लासेस में भी जो पास पेपर की डिस्कशन है वो सर उसामा की ही होती है। हमारा कंबाइंड कोर्स होता है क्योंकि ही इज़ वेरी गुड इन इट, वो बहुत स्पेशलाइज हैं। वो कैफ लेवल पे भी बहुत ज़्यादा ये काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। और फाइनल में वो जो मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आके कहता है ना जी मुझे नहीं पता था लिखना कैसे है, इन्होंने मुझे बताया, तो वो बड़ी ज़बरदस्त। तो अच्छे टीचर मिले हुए हैं आपको, जब जैसे जैसे मौका मिले आपने उन्हें जो है ना, और आप थोड़ी सी बात करेंगे ना कि सर जी ये बस ये 3 और सवाल करा दें, उन्होंने जज्बातियों के करा देना है, तो वो अच्छे आदमी उन्हें पकड़ लें। ऐसे आदमी ज़रा कम ही मिलते हैं जो इतने जज्बाती हुए हुए हों। खैर, तो आज बहरहाल जो है वो उस मैटर की वजह से वो अपनी क्लास नहीं ले सकेंगे।
हो सकता है वो मुझे कहें सर वो मंडे के साथ मैं ट्यूसडे वेडनेसडे भी इन बच्चों के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ टाइम। पता नहीं आप लोग जो है उतनी पढ़ाई को लेके कितने जज्बाती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी जज्बाती ना हो तो फिर कब होंगे। आप में से कुछ का तो रहता ही सिर्फ ऑडिट है, जिसका सिर्फ ऑडिट रहता है वो तो फिर पीछे पड़ जाए टीचर के। आप उनसे कहेंगे जी हम डेली आया करेंगे, हम डेली आपको 2 सवाल लिख के दिखाया करेंगे, आप बताएं हमारी क्या गलती है। इस हद तक वो आपको फैसिलिटेट करेंगे, वो अच्छे आदमी हैं। बस अगेन ज़ाहिर है इस तरह के मैटर्स तो जो है वो ज़िंदगी में साथ चलते हैं, तो वो आज अवेलेबल नहीं है। आगे चलते हैं। और मैं भी थोड़ा सा गलत ही हो गया मामला आज जो है ना, क्योंकि मैंने भी 6 बजे के बाद एक मीटिंग रखी हुई है, नहीं तो मैं कोई 1 आध घंटा आपको और पढ़ा देता। थोड़ा सा आगे से ना कुछ खींच के पहले। किसी चेहरे पे कोई ऐसी एक्साइटमेंट नज़र नहीं आई क्योंकि हाँ सर ज़रूर, क्यों नहीं सर, आप चैप्टर ख़त्म कराएं सर, क्या बात कर दी आपने। एक 6 बजे मीटिंग है, एक 8 बजे मीटिंग है, 8 बजे वाली रात 1 बजे ख़त्म होगी, फिर 1 बजे मैं दोबारा कैंपस में आऊँगा और सुबह 4 बजे तक अगले दिन की स्लाइड्स ये वाली और फाइनल वाली अपडेट कर रहूँगा। तो असल में ये रिवीजन क्लासेस वाले दिन ज़रा थोड़े से हैवी होते हैं। आप लोग तो कहते हैं बस टीचर क्लास में आए, ऐसे घूमे फिरे, थोड़ा सा तकरीर की और पैसे लेके चले गए। गरीब क्लासों के बाहर कितनी मेहनत कर रहे होते हैं। खैर वापस इधर आते हैं, विड्रॉ करें या डिस्क्लेमर दें। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप पहले मैनेजमेंट से कि भाई खुदा के लिए लिमिटेशन दूर करो, अगर वो कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ करें तो आप बड़ों के पास जाएं, आप कहें भाई ये लिमिटेशन है इसको ख़त्म करें, हम ऑडिट सही से नहीं कर पा रहे, अल्टरनेट प्रोसीजर लगाने की कोशिश करें। अगर सबसे भी बात ना बने और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो नहीं मिल रहा वो परवेसिव लेवल का है, तो कोशिश करें कि विड्रॉ कर लें अगर प्रैक्टिकेबल और पॉसिबल हो। अगर नहीं विड्रॉ कर सकते तो फिर डिस्क्लेमर दें। डिस्क्लेमर का क्या मतलब होता है? आप कहते हैं वी डू नॉट फॉर्म एनी ओपिनियन, हम किसी किस्म की ओपिनियन देने से कासिर हैं। लोगों को बड़ी तब चढ़ती है कि एक ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़ रही हूँ और रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते एक जगह पहुँचे, वो कहे जी पैसे हमने सारे ले लिए लेकिन ओपिनियन हमने नहीं दी। तो लोग कहते हैं यार कैसा प्रोफेशनल आदमी है, एंड तक ऑडिट करता रहा, जब इसे पता था कि नहीं एविडेंस मिल रहा छोड़ देता ऑडिट, छोड़ा भी नहीं और एंड पे डिस्क्लेमर। तो कह रहे हैं अगर प्रैक्टिकल पॉसिबल हो तो कोशिश करो विड्रॉ कर लें। ये पॉसिबल का क्या मतलब है? लीगली पॉसिबल हो सकता है, कानून ने आपको पॉइंट किया और कहे खबरदार छोड़ के नहीं जाना, फिर तो आप फंसे हुए हैं, आपके हाथ बंधे हुए हैं। प्रैक्टिकेबल हो सकता है आप इतने एंड तक पहुंच गए कि इस वक्त विड्रॉ करने से किसी और ऑडिटर को भी इतना टाइम नहीं मिलना कि वो आके कोई ओपिनियन दे सके। तो विड्रॉ करना अगर पॉसिबल या प्रैक्टिकेबल हो तो ज़रूर करें विड्रॉ, नहीं कर सकते तो डिस्क्लेमर देते हैं। अब अगेन मैप समझ आया? बड़ी सीधी सी बात है, बहुत सारी जगह पे बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिससे हम जो है वो गेज कर सकते हैं। ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर इस लेवल का मसला हो तो किस किस्म की ओपिनियन हो, इस लेवल का मसला हो तो किस किस्म की ओपिनियन देनी है। अब होगा क्या? मॉडिफाइड रिपोर्ट बन रही है ना, रिपोर्ट कहाँ कहाँ मॉडिफाई होगी? रिपोर्ट 3 जगह से मॉडिफाई हो जाएगी। ओपिनियन का पैराग्राफ हिल जाएगा, बेसिस फॉर ओपिनियन का पैराग्राफ हिल जाएगा, और कुछ केसेस में ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो चीज़ है वो चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले ओपिनियन के साथ क्या होगा? ओपिनियन की नई हेडिंग आ जाएगी, क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन में एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट या एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन दिस, और आगे वही वाले सेंटेंस के फेयर प्रेजेंटेशन में ये जुमला होता था, कंप्लायंस में ये जुमला होता था, याद है? तो सिर्फ आपने क्या करना है, ओपिनियन के शुरू में लिख देना एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। एडवर्स में हेडिंग चेंज हो जाएगी और अल्फाज हो जाएंगे फाइनेंशियल्स डू नॉट प्रेजेंट फेयरली या हैव नॉट बीन, नेगेटिव में चले जाएंगे आपके वर्ड्स, ऐसा नहीं हुआ। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में आप कहेंगे कि जी हम कोई ओपिनियन नहीं देते क्योंकि ये मैटर इतने बड़े लेवल का है कि हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं हासिल कर सके, हालांकि हम तो ऑडिट करने आए थे। इन जुमलों को उल्टा पढ़ें तो ज़्यादा समझ आती है। हम ऑडिट करने आए थे, हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला और हमने कोई ओपिनियन नहीं दिया। तो ये उन्होंने थोड़ा सा उस तरह से लिखा है पैसिव टोन में, आप इसको डायरेक्ट टोन में भी समझ सकते हैं। तो हम कह देते हैं सॉरी भाई हम ओपिनियन नहीं दे सके, हमें तो एविडेंस ही नहीं मिला, हालांकि हम करने तो पूरा ऑडिट आए थे लेकिन इन हालातों वाक़यात की वजह से हम ऑडिट नहीं कर सके। तो एक फ़र्क तो आसान है। अगला फ़र्क क्या है? बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ चेंज हो जाएगा, हेडिंग चेंज करके उसका नाम हो जाएगा बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर फलाना ओपिनियन। फिर डिस्क्रिप्शन देंगे उस इशू की, जिस इशू की वजह से रिपोर्ट ख़राब हो रही है।
इन्वेंट्री का लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी का क्या मसला है, उस पर बात करेंगे। बिल्डिंग क्यों नहीं मिल रही, उसका क्या मसला है, वो बात करेंगे। जो इशू है आप वो बताएंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे, उसकी क्वांटिफिकेशन देंगे। आप बताएंगे कितने रुपए पैसे का मसला, अगर बता सकते हैं। उस इन्वेंट्री में तो नहीं बता सकते थे, तो जिधर नहीं बता सकते कह देंगे मैं नहीं बता सकता, और जहाँ बता सकते हैं वहाँ पे बताएंगे क्या है और किस नोयत का मसला है। अगर नॉन डिस्क्लोजर है तो दोस्त साहब गवर्नर से डिस्कस करेंगे, उनसे कहेंगे कि वो कौन सा वो डिस्क्लोजर आपने क्यों नहीं दिया। वो कहेंगे जी बनाया हुआ था लेकिन मैनेजमेंट वालों का मानना है कि देना नहीं चाहिए। तो फिर आप अपनी रिपोर्ट में बताएंगे कि ये डिस्क्लोजर मिसिंग है। लेकिन अगर डिस्क्लोजर आपको ना मिला या डिस्क्लोजर बहुत बड़ा हुआ, इसको हम कहते हैं अगर वो अनड्यूली वॉल्यूमिनस हुआ, तो आपके लिए प्रैक्टिकेबल नहीं है। पता लगे आपकी रिपोर्ट में 4 सफ़े लग गए क्योंकि आपने एक डिस्क्लोजर देना था। तो अगर डिस्क्लोजर इम्प्रैक्टिकेबल हो आपके लिए देना तो फिर आप नहीं देंगे, अदरवाइज जो डिस्क्लोजर उन्होंने मिस किया वो बताएंगे। फिर एक कंसिडरेशन है कि अगर एक ही वक्त में आपको 2 अलग अलग इश्यूज़ मिले, एक इशू कहता हो रिपोर्ट को एडवर्स ओपिनियन दे दो और एक कहता हो क्वालिफाइड ओपिनियन, एक बड़ा इशू और एक छोटा इशू, क्या करेंगे? एडवर्स। मतलब बिल्डिंग का इशू ऐसा है जिस पे एडवर्स ओपिनियन बनती है और इन्वेंट्री का इशू ऐसा है जिस पे क्वालिफाइड ओपिनियन बनती है, तो आप देंगे एडवर्स ओपिनियन। बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन में जब आप उस वाले मामले को बता रहे होंगे तो आपने यूज़र को बताना है कि उसके अलावा एक अकेला मटेरियल मामला और भी था जो अदरवाइज मुझे मॉडिफाई करने पे मजबूर कर रहा था। बात समझ रहे? तो आप फिर उस एडिशनल मैटर का भी जिक्र करेंगे, यानी कि even in case of adverse या disclaimer opinion, auditor shall describe the reason for any other matter that would have required a modification। यानी ऐसा ना हो कि वो अकेला मटेरियल आइटम मिस हो जाए, आप कहेंगे वो बड़ा इशू है, हम ओपिनियन ख़राब कर रहे हैं, लेकिन एक अकेला इंडिविजुअली मटेरियल इशू ऐसा था कि अगर मैं एडवर्स ओपिनियन नहीं भी देता तो भी मेरी ओपिनियन साफ नहीं थी, मैं तो ओपिनियन ख़राब देने लगा था। डन। रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज आएगी। क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में बताएंगे कि ऑडिटर बिलीव्स द ऑडिट एविडेंस हैज ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एप्रोप्रिएट कि हम ये खराब ओपिनियन दे सकें। फिर एक फ़र्क पड़ेगा की ऑडिट मैटर पे। अगर आपकी रिपोर्ट में डिस्क्लेमर आ गया तो उसके साथ की ऑडिट मैटर नहीं आ सकता। डिस्क्लेमर में आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो एविडेंस मिल ही नहीं रहा, मैं क्या करूं। और की ऑडिट मैटर में क्या कह रहे हैं, और तो मैं लंबी चौड़ी कहानी सुनाऊं, मुझे तो जो पता है वो किसी को नहीं पता। यानी एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुझे ऑडिट के दौरान होने वाले वाकयात तक की गहराई भी पता है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं लगता, मैं क्या करूं, मैं तो ओपिनियन ही नहीं दे सकता। तो ये मिसमैच हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड ने मना कर दिया, उन्होंने कहा अगर आपकी रिपोर्ट में डिस्क्लेमर है तो खबरदार की ऑडिट मैटर का सेक्शन भी नहीं डालना। वो जाता है हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, कुछ भी नहीं, हेडिंग भी गायब हो जाएगी। की ऑडिट मैटर का पोर्शन 2-3 जगह पे आपको मना किया हुआ है स्टैंडर्ड ने। पैरा 14 है स्टैंडर्ड का, हमारे सिलेबस में पूरा नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सुन लें। एक, जहाँ डिस्क्लेमर आ जाए वहाँ आपने की ऑडिट मैटर नहीं डालना। नंबर 2, जहाँ लॉ आपको मना कर दे वहाँ आपने की ऑडिट मैटर नहीं डालना। और नंबर 3, जहाँ पे किसी मैटर को की ऑडिट मैटर में डालने से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो जाए। कंपनी के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जनाब आप उस इन्वेस्टिगेशन को हाईलाइट करके कहें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन माशाल्लाह से कंपनी के पास सारा डाटा पूरा है। अब जिसको नहीं भी पता इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसे भी पता लग जाएगा कंपनी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये ऐसे ही है जैसे जो है वो आप फेसबुक पे जाके लिखें कि वो SBI पे छापा पड़ा पुलिस का, फिर पुलिस के लोग अंदर आए और उन्होंने कहा कौन है प्रिंसिपल, फिर वो प्रिंसिपल साहब के साथ बैठे और उनको कहा जी वो हमारे वो सब इंस्पेक्टर की बेटी की शादी है और ये यतीम आदमी भी है, तो ज़रा इसके लिए अगर कोई इमदाद हो सके। अब एंड तक तो मामला जो है वो आप क्लियर कर देंगे, लेकिन ये खबर SBI पे पुलिस का छापा वैसे ही बड़ी नेगेटिव सी खबर होती है। यानी कि क्या होता है कि कई दफ़ा की ऑडिट मैटर बताने का फ़ायदा कम होता है और उसकी वजह से जो उसकी रिपरकशंस होती हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं। तो स्टैंडर्ड ने मना किया है कि अगर इससे नुकसान ज़्यादा हो रहा हो तो फिर आपने ऐसा नहीं करना। बात समझ आई? यहाँ एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल केस है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का। वो कहते हैं कि अगर मल्टीपल अनसर्टेनिटीज़ हों, अनसर्टेनिटी किसे कहते हैं? अनसर्टेनिटी जो सर्टन ना हो, ठीक है, जो सर्टन ना हो अनसर्टेनिटी है। फॉर एग्जांपल एक लीगल केस है, पता नहीं आप जीतेंगे या हारेंगे। एक क्लेम किया हुआ है कस्टमर ने कि उसको वारंटी चाहिए और अभी कंफर्म नहीं है कि वो शर्तें पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही, अनसर्टेनिटी है।
जब अनसर्टेनिटी होती है ना तो स्टैंडर्ड कहता है उसको डिस्क्लोज करो। प्रूडेंस है ना, एहतियात करनी है, डिस्क्लोज करो। जब वो डिस्क्लोज कर देते हैं उनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। ऑडिटर फॉर एग्जांपल एक ऑडिट पे पहुंचा और वहाँ अनसर्टेनिटी थी। क्या अनसर्टेनिटी थी? अनसर्टेनिटी ये थी कि जी वो एक बच्चे ने केस किया हुआ था कॉलेज के ऊपर। उसने कहा जी मैं यहाँ एडमिशन लेने आया, मैंने अर्ली एनरोलमेंट करवाई थी टीचर के पास, उस वक्त इन्होंने मेरे से पैसे ले लिए थे और अब जब मैं एक्चुअल में क्लास लेने आई हूँ तो इन्होंने कहा क्लास फुल हो चुकी हुई है, अब तुम पूरी फीस दोगे तो ही तुम्हें इस क्लास में दाखिला मिलेगा, अर्ली एनरोलमेंट वाली ऑफ़र ख़त्म हो गई है। बच्चे ने लीगल केस कर दिया। ऑडिटर वेरीफाई करते करते पहुंचा तो उसको एक और पता लगा कि एक और बच्चे ने इसी तरह का लीगल केस किया है कि जब मैं अर्ली एनरोलमेंट के बाद असल एनरोलमेंट कराने आया तो इन्होंने मेरे साथ धोखा किया। पता ये लगा कि सिर्फ अर्ली एनरोलमेंट को लेके कॉलेज पे 27 केसेस थे। अब बच्चे ने कहा इन्होंने मेरे जज्बात मजरू किए हैं, मैं जिस अपनी पसंद की टीचर से पढ़ना चाहता था जब ये मुझे उसे पढ़ने नहीं दे रहे तो अब अगले 10 साल तक खामखा मेरा ये पेपर फंसा रहेगा और मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह होने का जिम्मेदार SBI कॉलेज की ये मैनेजमेंट है जिन्होंने अर्ली एनरोलमेंट करने के बाद मेरे साथ धोखा कर लिया। तो मैं इन पे 3 करोड़ का हद तक का दावा करता हूँ, किसी ने कहा मैं 5 करोड़ का दावा करता हूँ। जिस बंदे को अपनी ज़िंदगी की जो वर्थ समझ आई उसने उतना दावा कर लिया। तो SBI के ऑडिटर ने सारी सिचुएशन देखी तो पता ही लगा कि कोई 137 करोड़ के केस हुए थे और कॉलेज की गरीब सी इक्विटी 4-5 करोड़ की थी। वो बेचारा मतलब जो है बहुत ज़्यादा अमीर कॉलेज नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहा था, मेहनत कर रहा था, मजदूरी कर रहा था। तो अगर इनमें से एक भी केस कोई एक बच्चा जीत गया तो बाकी केसेस के साथ क्या होगा? जीत जाएंगे क्योंकि थीम सेम है। और एक भी एक बच्चा हार गया तो सारे हार जाएंगे। तो ये मल्टीपल अनसर्टेनिटीज़ हैं। ऑडिटर ने देखा इतने सारे केसेस, उसने देखा 27 केस और इतना बड़ा क्लेम। उसने हर केस को देखा, मैनेजमेंट ने उसको डील किया हुआ था, लीगल एडवाइजर ने उसके ऊपर ओपिनियन दी हुई थी और सारी चीज़ें फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज भी हुई थी। सारी चीज़ें कंफर्म होने के बावजूद भी ऑडिटर को ये डर लगा कि ऐसा ना हो कि मैं निकलूँ यहाँ से और कल ये सारे केस हार जाएं और परसों कॉलेज बंद हुआ हुआ और लोग कहें लो जी कॉलेज की गोइंग कंसर्न डाउट पे थी और मिस्टर ऑडिटर को पता ही नहीं लगा। और अब ऑडिटर क्या करे? कहते फाइनेंशियल्स गलत बने हुए हैं तो डूबने वाले हैं। तो हम ये कहेंगे कि इतना तो बच्चों को यकीन नहीं है कि उनका क्लेम वेरीफाई हो जाएगा जितना हमारे ऑडिटर को यकीन है कि जी ये तो डूबने वाले हैं। तो वो कह दे डूबने वाले हैं तो भी गलत है और वो कह दें कि सब कुछ सही है तो भी गलत है। तो स्टैंडर्ड ने यहाँ आपको एक एक्सेप्शन अलाउ की कि घबरा के डिस्क्लेमर दे दो, कहो मैं ओपिनियन नहीं दे रहा, हालात अजीब से हैं, मैं इन हालात में किसी किस्म की ओपिनियन नहीं दे सकता। ये ऐसे ही है जैसे कोई अब अचानक से $60 से कहे, $60 से कहे कि क्या डॉलर 200 से नीचे ले आएंगे, तो कहेगा इन हालात में भाईजान मैं कुछ नहीं कह सकता। वो कोई दावा ही नहीं करेगा, हाँ या ना, दोनों में से किसी तरफ नहीं जाएगा। तो अगर इस किस्म की अनसर्टेनिटीज़ हो, एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस में मल्टीपल अनसर्टेनिटीज़ हैं और ऑडिटर ये समझे कि मैं ओपिनियन नहीं दे सकता क्योंकि इनका आपस में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, कनेक्टेड है ना एक दूसरे के साथ, और इनका पॉसिबल क्यूमुलेटिव इफेक्ट वो 137 करोड़, अगर ये सारी चीज़ें इतनी मुश्किल हो गई हैं तो ऑडिटर इज़ अलाउड कि वो दे दे डिस्क्लेमर। हालांकि डिस्क्लेमर तब आता था जब परवेसिव लेवल का स्कोप लिमिटेशन होता था, बट यहाँ स्टैंडर्ड ने अलाउ कर दिया। डन। हम वापस आते हैं इधर ISS 706, ये बात करता है अदर मॉडिफिकेशन। ओपिनियन वाले पंगे तो हमने देख लिए। अब अगर कोई अदर मॉडिफिकेशन का मतलब है कुछ एडिशनल हाईलाइट करना है, हम अपने उस खूबसूरत मैप पे दोबारा वापस आते हैं। अगर आप अपने यूज़र्स को कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं अकाउंट्स के बारे में या अपने यूज़र्स को ऑडिट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं तो आप 706 में आ सकते हैं। अगर एक चीज़ जो ऑलरेडी अकाउंट्स में डिस्क्लोज है अगर आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड कहता है यू कैन यूज एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। एक चीज़ अगर ऑलरेडी डिस्क्लोज है तो हाईलाइट क्यों करनी है? वो इंपॉर्टेंट है, मैं उनसे कह दूं बोल्ड कर दें, जो अकाउंट्स बनाने वाले हैं उनसे कह दूं उसका कलर चेंज कर दें, मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ? अकाउंट्स बनाना मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। बट यूज़र मेरी रिपोर्ट पढ़ रहा है तो यूज़र तो अकाउंट्स भी पढ़ता होगा। तजर्बा कर लेते हैं, कंपनी में तो सारे अकाउंटेंट्स मौजूद हैं, आपने कितनी लिस्टेड कंपनियों के सारे अकाउंट्स सारे डिस्क्लोजर समेत पढ़े हैं? कोई तो होगा जिसने कुछ 4-5 लिस्टेड, अच्छा 4-5 छोड़ दें, किसी एक लिस्टेड कंपनी के सारे डिस्क्लोजर फुल फ्लेज आपने पढ़े हों, कितने ऐसे लोग हैं? तो उन्होंने नहीं पढ़े
जिनकी पढ़ाई है। सोचे तो सही ना, आप लोग पढ़े लिखे यूजर्स हैं, आप लोग आखिरी पेपर दे रहे हैं कैफ का, आपके बारे में दुनिया गुमान करती है कि इनको तो इकोनॉमिक्स की भी सारी बातें पता होंगी, आपसे तो हर कोई बैठ के पाकिस्तान की इन्फ्लेशन के ऊपर आपसे ओपिनियन ले रहा होता है। तो आप जैसा पढ़ा लिखा यूज़र जो कि पीआरसी कंप्लीट कर चुका हुआ है, कैफ कंप्लीट इंशाल्लाह करने वाला है, सीफैप में छलांग मारने को तैयार बैठा है, अगर आपने कभी नहीं पढ़े पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिनके सिलेबस में फाइनल अकाउंट्स एक टॉपिक है, जिनके टीचर ने शायद उन्हें कहा हो कि यार देख लो अच्छा इम्पैक्ट मिल जाएगा, थोड़ा सा समझ आ जाएगी, अगर आपने नहीं पढ़े तो क्या एक आम आदमी पढ़ता होगा? क्या एक नॉर्मल आदमी पढ़ता होगा? आप लोग तो अकाउंटेंट्स हैं ना, आप लोग तो प्रिविलेज इंसान हैं, तो क्या नॉर्मल कोई इंसान अकाउंट्स पढ़ता होगा पूरे? एक इंजीनियर पढ़ता होगा, डॉक्टर पढ़ता होगा, और पैसे तो उन्हीं के पास होते हैं। तो अकाउंट्स बहुत जोशो खरोश से बनाए ज़रूर जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द यूज़र अकाउंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते। ज़्यादा से ज़्यादा 2 सफ़े देख लेते हैं फेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि एसेट्स वगैरह कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है, प्रॉफिट कितना है, डिविडेंड कितना मिला, और बहुत ही हुआ तो ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़ लेते हैं कि उसने क्या बात की है। तो हुआ ये कि क्लाइंट की ईयर एंड के 3 दिन बाद एक बिल्डिंग में आग लग गई। उस बिल्डिंग की या उन एसेट्स की वैल्यू थी 100 मिलियन, जो कि कम होके रह गई है 60 मिलियन। आग कब लगी है? ईयर एंड के बाद। क्या मैं अकाउंटेंट से पूछ सकता हूँ कि एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग? ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। तो आप क्लाइंट से जाके कहेंगे नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेगा भला? डिस्क्लोज कर देगा। अगर वो डिस्क्लोज कर दे तो सब सही हो गया। तो फेस पे लिखा हुआ आ रहा होगा 100 मिलियन के एसेट्स, फेस ऑफ फाइनेंशियल्स पे क्या होगा? 100 मिलियन के एसेट, और नोट नंबर 37.4 में लिखा हुआ होगा कि इसमें से 40 मिलियन के एसेट जल चुके हैं। कहाँ लिखा होगा? 37.4 में। तो फेस देखने वाले ने 100 मिलियन के एसेट देखिए, ऑडिटर की रिपोर्ट देखी, सब ओके है, उसने इन्वेस्ट कर दिया। तो ऑडिटर की यहाँ पे एक जिम्मेदारी बनती है कि वो एक अहम डिस्क्लोजर जो कि ऑलरेडी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुआ है, उसमें गड़बड़ नहीं है, उन्होंने कोई बेईमानी नहीं की, उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया, बट ऑडिटर को लगता है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि यूज़र को मुझे हाईलाइट कर देना चाहिए, तो वो यूज़ करेगा एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा। तो पेपर में कोई ऐसा सवाल है जिसमें वो कहें कि ये चीज़ और मैनेजमेंट ने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दिया और ऑडिटर समझता है कि ये यूज़र्स के लिए ज़रूरी है, वो कहें या ना कहें, आप कह दीजिएगा अगर ऑडिटर को ज़रूरी लगता है तो वो उसको हाईलाइट कर देगा। तो उसको हाईलाइट करेगा एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा में। इसी तरह से अगर वो ऑडिट से रिलेटेड कोई चीज़ हाईलाइट करता है तो वो अदर मैटर पैरा बन जाएगा। अगर आप अपने ऑडिट के बारे में कुछ बताना चाहें, उस तरफ भी आते हैं, पहले एम्फेसिस ऑफ मैटर को देख लेते हैं। एक ऐसा पैराग्राफ जो ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड किया गया है, टू अ मैटर अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज। बेसिक अजम्पशन क्या है? प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुई हुई चीज़ है फाइनेंशियल में, आप सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने यूज़र को उस तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं। आप कहेंगे वी ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स नोट नंबर 37.4 जहां बिल्डिंग के जलने का जिक्र है, और भाग जाएंगे, छुल्ली छोड़ी और भाग गए, हाइपरलिंक लगाया। अब और कोई नोट पढ़े या ना पढ़े, नोट नंबर 37.4 जरूर जाके पढ़ेंगे। तो आप बताते हैं कि हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, हमने सिर्फ आपकी तवज्जो कराई है। कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दिए, उन्होंने कहा कुछ सब्सीक्वेंट सिग्निफिकेंट इवेंट हो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट की डेट के दरमियान हो, कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन्होंने जल्दी अडॉप्ट कर लिया, एक नोट में लिख दिया कि फलाना 3 स्टैंडर्ड हमने जल्दी अडॉप्ट कर लिए हैं, आप उसको हाईलाइट कर दें। उनका कोई मेजर डिजास्टर है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पे काफ़ी फर्क पड़ा है, तो कोई भी ऐसा डिस्क्लोजर जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आप चाहते हैं कि यूज़र की उस तरफ तवज्जो जाए, तो आप एम्फेसिस ऑफ मैटर डाल सकते हैं। डन। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ 705। ऐसा नहीं है कि आप ओपिनियन चेंज करते करते आपने सोचा वो बड़ा काम है वो छोड़ दो, एम्फेसिस ऑफ मैटर डाल देते हैं। नहीं, एम्फेसिस ऑफ मैटर साफ इशू पे आएगा। ये 705 का वो नहीं है। 705 क्या था भला? ओपिनियन मॉडिफिकेशन। ये डिस्क्लोजर की रिप्लेसमेंट नहीं है। और ISA 570 का एक मेटीरियल अनसर्टेनिटी का खास केस है, ये उसकी वो नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं है। डन। ये जो मैटर आपने हाईलाइट किया है यहाँ, वो की ऑडिट मैटर वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी की ऑडिट मैटर की रिप्लेसमेंट भी नहीं है। यहाँ एक बड़ा अहम सवाल बनता है कि फिर इसमें और की ऑडिट मैटर में फ़र्क क्या हुआ। एक काम करते हैं, ज़रा प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, फिर सवाल की तरफ आते हैं। इसकी प्रेजेंटेशन के एक सेपरेट सेक्शन बनाएंगे ऑडिट रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर का, उसकी हेडिंग कोई भी रख दें, बस उसके अंदर टर्म्स एम्फेसिस ऑफ मैटर लिखा हो तो क्या ही बात है।
क्लियर रेफरेंस दें उस मैटर का जिसको आपने एम्फेसाइज करना है कि वो उसको जाके देख लो, बिल्डिंग के जलने का जिक्र है, और ये बता देना है कि मेरी ओपिनियन मॉडिफाई नहीं है। ये बात समझ आई? अब की ऑडिट मैटर का मतलब है, वो एम्फेसिस ऑफ मैटर का मतलब है इतना सा एक पैरा, हम आपकी तवज्जो उस नोट की तरफ कराते हैं जहाँ ये हो रहा है और हमारी ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, ख़त्म कहानी। और हमने की ऑडिट मैटर भी पढ़ा था। अब इन दोनों में कोई से 5-6 फ़र्क आप क्या बताएंगे? इन्होंने कहा कि मॉडिफाइड रिपोर्ट है, एम्फेसिस ऑफ मैटर से रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाती है बाय डेफिनेशन, और की ऑडिट मैटर अनमॉडिफाइड रिपोर्ट में था। और कैम रिजॉल्व इश्यूज हैं और एम्फेसिस ऑफ मैटर भी रिजॉल्व इश्यूज हैं, तो ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। की ऑडिट मैटर सिर्फ करंट ईयर के इशू हैं, जबकि एम्फेसिस ऑफ मैटर ओपनिंग बैलेंस के ऊपर भी हो सकता है। कैम सिर्फ सिलेक्टेड जगह पे आता है, लिस्टेड जहाँ जहाँ लॉ कह दे, एम्फेसिस ऑफ मैटर कहीं पे भी आ सकता है। वो ये भी कम्युनिकेट हुए हुए होता है। कैम ड्यूरिंग द ईयर है और एम्फेसिस ऑफ मैटर ओपनिंग या प्रोस्पेक्टिव किसी भी चीज़ पे हो सकता है। ये ठीक है, उन्होंने कहा ये ISA 706 है और वो ISA 701 है। और कैम में कोई इशू, कोई बात डिटेल से बताई जाती है, एक पूरा मामला बताया जाता है, वो भोजा एयर को ख़रीदा था, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था। और इधर आप इशू नहीं बताते, सिर्फ कह देते हैं वो जाके पढ़ लो, शिकायत है ये, सिर्फ वो जाके देख लो। और कैम किसी भी इशू पे हो सकता है, जबकि एम्फेसिस ऑफ मैटर सिर्फ उस चीज़ पे जो फाइनेंशियल्स में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है, यानी ये सिर्फ अकाउंटिंग के लिए है, और कैम किसी भी इशू के लिए है। की ऑडिट मैटर हो या ना हो, अगर एप्लीकेबल है तो आपको हेडिंग और उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। एम्फेसिस ऑफ मैटर तभी आएगा जब ये एप्लीकेबल होगा। डन? काफ़ी कुछ जानते हैं आप लोग तो। अदर मैटर पैराग्राफ। अब अगर आपने अपने ऑडिट के बारे में कुछ हाईलाइट करना है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट के बारे में कुछ बताना है, अपने ऑडिट के बारे में कुछ बताना है, अपने यूज़र्स को कोई अंडरस्टैंडिंग देनी है, तो आप अदर मैटर पैराग्राफ इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लाइंट पे आया, क्लाइंट ने कहा कि जी आप एक ऑडिट रिपोर्ट दो हमें उर्दू में और एक ऑडिट रिपोर्ट दो हमें इंग्लिश में, फरमाइश थी उनकी। तो मैं अपनी उर्दू वाली रिपोर्ट में अदर मैटर पैराग्राफ में बताऊंगा कि इस रिपोर्ट का एक अंग्रेज़ी तर्जुमा भी मौजूद है। उर्दू में बोलना तो ये ऐसे ही बोलना है ना, अंग्रेज़ी तर्जुमा भी मौजूद है। और इंग्लिश वाली रिपोर्ट में मैं उसमें ये बताऊंगा कि उर्दू में भी अवेलेबल है। एक एग्जांपल है, हो सकता है कंपनी ने कहा ये मेरे अकाउंट्स को इस फ्रेमवर्क के मुताबिक भी ओपिनियन दे दो, इस फ्रेमवर्क के मुताबिक भी, तो मैं अपने यूज़र को बताऊंगा कि इस कंपनी का 2 दफ़ा ऑडिट हुआ है उस फ्रेमवर्क के मुताबिक ही। उस फ्रेमवर्क मैं ऑडिट करने आया था, मैंने सारी चीज़ें देखी और मैं ओपिनियन में डिस्क्लेमर देने लगा। क्यों डिस्क्लेमर दिया? चूँकि मैं विड्रॉ करना चाहता था, लेकिन SECP ने कहा खबरदार विड्रॉ नहीं कर सकते। अब मेरा यूज़र मेरी रिपोर्ट पढ़ के कह रहा है यार अजीब जाहिल ऑडिटर है, विड्रॉ करके चला जाता, अगर इतने ही मसले थे तो क्यों ऑडिट कंप्लीट किया? और मेरा बड़ा दिल था विड्रॉ करने के, मुझे किसी ने रोक दिया। कौन था? SECP। तो फिर मैं अपनी रिपोर्ट में पूछूंगा ना वो कौन था, बताऊंगा कि मतलब वो कौन था, वो किस वजह से मैं अपनी रिपोर्ट नहीं दे सका या मैं डिस्क्लेमर तक नहीं पहुंच सका। बात समझ रहे? मैं अपनी ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर करना चाहता हूँ, मैं अपने यूज़र को अपने ऑडिट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, तो द एरिया जो मेरे पास मौजूद है। एक एग्जांपल, आप विड्रॉ कर रहे हैं और आपको विड्रॉ करने नहीं दिया जा रहा, आप बता दें। आप एक साइड पे ऑडिट करते हुए दूसरे को रेफ़र कर रहे हैं। मेरी ऑडिट रिपोर्ट की डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई शर्त है? मतलब मेरी ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ SECP के लिए है, तो मैं ऊपर एड्रेस ही में लिख दूंगा फॉर SECP। अब इतना पढ़ा लिखा यूज़र कहाँ होता है कि बहुत ध्यान से पढ़े, तो मैं अदर मैटर पैराग्राफ में मजीद हाईलाइट कर दूंगा, भाई ध्यान से देखो, मैंने ऊपर SECP लिखा है, खबरदार ये शराय आम नहीं है, ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये रिपोर्ट सिर्फ SECP के लिए। आप इसमें कोई भी बात कर सकते हैं। इवन पिछला ऑडिट मैंने नहीं किया, तो मैं जब ईयर एंड पे ऑडिट करूँ तो लोग समझेंगे मैं ओपनिंग बैलेंसेस भी मेरे लिए ओके हैं, तो मैं कहूँगा पिछला ऑडिट मैंने नहीं किया। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में अगर कुछ हाईलाइट करना हो तो हम किस में यूज़ करेंगे? 706 अदर मैटर। ऑडिटर क्या ओपनिंग बैलेंस वेरीफाई करता है? आपके सिलेबस में नहीं है, एक स्टैंडर्ड होता है 510 ओपनिंग बैलेंसेस का, तो उसमें अगर तो पिछला साल आपने किया है तो फिर आसान है, अगर पिछला साल हमने नहीं किया तो फिर आप हल्की फुल्की सी एश्योरेंस लेते हैं, ज़्यादा नहीं। जी सर, वो टैक्स कंटिजेंसी और लिटिगेशन ठीक, एम्फेसिस ऑफ मैटर है या की ऑडिट मैटर? टैक्स कंटिजेंसी और लिटिगेशन। अब मेरा सवाल, क्या वो टैक्स कंटिजेंसी जो थी वो अकाउंट्स में प्रॉपर अच्छे तरीके से डिस्क्लोज हुई हुई है?
अगर वो डिस्क्लोज हुई हुई है अच्छे तरीके से, और आप उसके बारे में, क्या आप उसके बारे में मज़ीद वजाहत बताना चाह रहे हैं? ये सवाल है। अगर वो वहाँ डिस्क्लोज है और बहुत अच्छी डिस्क्लोज है, तो क्या ज़रूरत है कि मैं अपनी दोबारा से कहानी बिल्ड करूँ? मैं उसको रेफ़र कर दूँ, लोग पढ़ लेंगे। अगर वहाँ है और मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रा ज़्यादा उसमें बताऊँ कि क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था, मैं अपने यूज़र को ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, तो फिर कीवर्ड मैटर। यानी जब मैंने गहराई में जाके बात करनी है तो फिर कीवर्ड मैटर, और जब मैंने सिर्फ इशारा करना है तो जो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, अ मैटर प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फिर ज़्यादा आसान बात है कि आप उसको रेफर कर दें। डन। तो चाहे लिटिगेशन हो चाहे जो भी मामला हो। ये एग्जांपल समझ आई? अब इनको प्रेजेंट कैसे कर? अदर मैटर सब्सटीट्यूट नहीं अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का होने का। लोग ऐसा ना हो कि लोग अदर को अदर के साथ मिक्स कर दें। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और अदर, ये दोनों में फ़र्क है, और ना ही ये 701 का कोई मसला है। कैसे प्रेजेंट करें? हेडिंग देंगे, सेपरेट सेक्शन, उनका हेडिंग में अदर मैटर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी अप्रोप्रिएट हेडिंग अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं। डन। एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर को कहाँ पे प्लेस करेंगे अपनी रिपोर्ट में? उन्होंने कहा डिपेंड करता है कि उसका ताल्लुक किस चीज़ से है। एम्फेसिस ऑफ मैटर ज़्यादातर बेसिस फॉर ओपिनियन के नीचे आता है। अदर मैटर रिपोर्ट के जिस हिस्से को आपने एक्सप्लेन करना है। ओह अच्छा क्लास है बस, हाँ 3-4 मिनट। हाँ बस याद ही नहीं रहा, इस कमरे में क्लास भी है। अच्छा जी, आज थर्सडे, आज थर्सडे ठीक है। मैं जो है ना फ्राइडे को इस क्लास में खुला मार्जिन होता है, कोई बात नहीं, फ्राइडे को हम खुला खेल लेंगे। चलें, एम्फेसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर पैराग्राफ आप कहाँ पे प्लेस करेंगे? एम्फेसिस ऑफ मैटर ज़्यादातर बेसिस फॉर ओपिनियन के नीचे आता है। अदर मैटर रिपोर्ट के उस एरिया के साथ आता है जिसको वो एक्सप्लेन कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपने एंगेजमेंट पार्टनर का नाम नहीं लिखा और आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं क्यों नहीं लिखा, आप उस वाली जगह पे दिखा दें। आप अपनी डेट से रिलेटेड को बात बताना चाह रहे हैं, डेट के नीचे दिखा दें। आप अपने एड्रेसी से रिलेटेड कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं तो इसको कहीं भी रख सकते हैं, डेट के नीचे भी, कहीं पे भी आ सकता है, ये जिस एरिया को रेफर कर रहा है। और अगर ये जनरल है तो ये आइडियली बेसिस फॉर ओपिनियन के बाद वाली जगह पे आएगा, लेकिन वहाँ पे तो की ऑडिट मैटर भी खड़ा हुआ है। तो अगर की ऑडिट मैटर, एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर पैराग्राफ इकट्ठे आ जाएं तो उन्होंने कहा आप इनकी सिग्निफिकेंस देखो, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो पहले दिखाओ, जो बाद वाला उसके बाद में, जो उससे बाद वाला उसमें, ये आपस में मिक्स ना हो जाए। तो आप इनकी हेडिंग के अंदर इसको क्लासीफाई कर दो, एम्फेसिस ऑफ मैटर रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट, अदर मैटर रिगार्डिंग स्कोप ऑफ ऑडिट। मतलब आप कुछ ना कुछ इस तरह से करके इसकी हेडिंग बना दो जिससे ये दूसरे से सफिशिएंटली सेग्रीगेट हो सके। अब फाइनली आप इतने बड़े हो गए कि अब आपको ये वाली खूबसूरत रिपोर्ट समझ आएगी जिसमें मैंने राइटिंग से ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई, अनमॉडिफाई दोनों हो सकती है। अनमॉडिफाइड साफ सुथरी स्टैंडर्ड रिपोर्ट, मॉडिफाइड जिसमें चेंजेस हो। मॉडिफाइड ओपिनियन की वजह से भी हो सकती है और अदर मॉडिफिकेशन। ओपिनियन की मॉडिफिकेशन मटेरियल में स्टेटमेंट या एनेबिलिटी की वजह से होती है, वो मटेरियल हो तो क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर वाली ओपिनियन, परवेसिव हो तो एडवर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर। इनेबिलिटी मटेरियल हो तो क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर वाली ओपिनियन, एक्सेप्ट फॉर पॉसिबल इफेक्ट, और परवेसिव हो डिस्क्लेमर, हम कोई ओपिनियन नहीं दे रहे। अदर मॉडिफिकेशन अकाउंट से रिलेटेड हो तो एम्फेसिस ऑफ मैटर, ऑडिट से रिलेटेड हो तो अदर मैटर। तो ये डायग्राम जितनी आपके जहन में अच्छी होगी, जितना आपको क्लियर होगा, उतना ही पेपर में आप डिफरेंट सिनेरियोज पे पहुंच सकेंगे। अब थोड़ा सा मसला अगली क्लास का भी आ गया, तो आज तो आपको फिर बिल्कुल ही इधर से भी छुट्टी हो जाएगी और उधर भी छुट्टी। तो इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। कल हमारा टारगेट है इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन 500 सीरीज़, 3 स्टैंडर्ड है 500 सीरीज़ के, और एक छोटा सा चैप्टर नंबर 15 है, उसको हम बीच में कवर करेंगे इंशाल्लाह। डन। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं जी? इसकी पिक्चर शेयर करें कहाँ? हमने तो कोई ग्रुप भी नहीं बनाया, हम तो मार्केटिंग ही नहीं, मुझे मार्केटिंग ही नहीं करनी आती। मैं जो है ना अजीब आदमी हूँ, हर चीज़ फेसबुक पे उठा के डाल देता हूँ। सर ओसामा ने ग्रुप बनाया होगा, वो अच्छे आदमी है, वो ज़रा दौर जदीद के वो है ना, उस वाले ग्रुप में ये शेयर करवा देंगे। इसकी वजह से आप में से भी कोई तस्वीर खींच के वहाँ पे शेयर कर सकता है।